नॉट अ बिगनर लेवल प्रोजेक्ट। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज अ कंपनी स्टैंडर्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट दैट इज फॉलोड बाय टॉप डेटा एनालिस्ट इन एक्चुअल कंपनीज। जब भी आप डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट सर्च करते हो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, तो टिपिकली आपको सेम टाइप के प्रोजेक्ट देखने को मिल जाते हैं दैट आर जस्ट टू बेसिक और बिगनर लेवल, जिसमें आपका ईडी प्रोजेक्ट आ जाता है, सीक्वल के प्रोजेक्ट आ जाते हैं, कोई पावर बीआई डैशबोर्ड बना के दिखा देता है आपको, कोई टैब्ल्यू के डैशबोर्ड बना के दिखा देता है। बट दीज प्रोजेक्ट वॉन्ट एक्चुअली गेट यू हायर्ड एज अ डेटा एनालिस्ट। कोई भी आपको रियल प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं बताता है जो कि आपको हेल्प करते हैं एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने में। मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि रिक्रूटर्स को सैम्पल प्रोजेक्ट नहीं देखने होते हैं रिज्यूमे पे, उन्हें एक कंपनी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट चाहिए, एक रियल डेटा पे वर्क किया हुआ प्रोजेक्ट चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैम आप ही शो कर दीजिए कि किस टाइप का प्रोजेक्ट एक्चुअली मैटर करता है। सो दैट इज वाई आई हैव क्रिएटेड दिस रियल कंपनी लेवल डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट, जिसमें आपको किस तरीके से एक्चुअल प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना चाहिए ये कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा। सो मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि रिक्रूटर्स किस टाइप के प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं रिज्यूमे में। प्लस उन्हें पता ही नहीं होता कि मल्टीपल स्किल्स को, मल्टीपल टूल्स को वो एक ही प्रोजेक्ट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे सीक्वल हो गया, पाइथन हो गया, पावर बीआई हो गया, इसको एक ही प्रोजेक्ट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें लगता है कि बेसिक प्रोजेक्ट से उनको जॉब इंटरव्यूज में हेल्प मिलेगी। दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज दे आर नॉट श्योर हाउ टू एक्सट्रैक्ट द इनसाइट्स दैट एक्चुअली मैटर्स। अगर आपको कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम दिया जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी इनसाइट्स आपके निकल रहे हैं वो एक्चुअली मैटर करते हैं बेस्ड ऑन योर बिजनेस प्रॉब्लम। सिर्फ कुछ ही ऐसे इंसाइट होते हैं दैट एक्चुअली हेल्प्स यू इन अप्रोचिंग द सॉल्यूशन टू दैट पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना सकते हो जैसे एक डेटा एनालिटिक्स एक्चुअल कंपनी में वर्क करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा, या फिर किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम इस प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, क्या प्रोजेक्ट का फ्लो होगा, ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एक बिजनेस प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने बताया ये कंपनी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है, तो कंपनीज में बिजनेस प्रॉब्लम से वर्क होता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बिजनेस प्रॉब्लम को लिया है और उसी के बेसिस पे मैंने ये कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया है। जितने भी चीज़ें आप इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं वो सारी चीज़ें इसी बिजनेस प्रॉब्लम के अराउंड रिवॉल्व करेगी। बिजनेस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही मैंने डेटा सेट लिया है और डेटा सेट डेटाबेस में स्टोर है। तो वहाँ पे हम सीक्वल का यूज़ करके डेटा को एक्सप्लोर करेंगे। पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा डेटा किस टाइप का है, किस टाइप के टेबल्स प्रेजेंट है, किस टाइप की वैल्यूज़ प्रेजेंट है, कौन सा डेटा हमारे लिए मीनिंगफुल होगा बेस्ड ऑन आवर बिजनेस प्रॉब्लम। तो जितना भी हम एनालिसिस करने वाले हैं, ईडीए करने वाले हैं, वो हम सीक्वल से करेंगे। प्लस हम एक ऐसा डेटा क्रिएट करेंगे जो कि हमारा फर्दर एनालिसिस में हमको हेल्प करेगा। तो एक्सप्लोर डेटाबेस टेबल्स, मर्ज एंड क्लीन डेटा। तो उसके बेसिस पे हम एक एग्रीगेटेड टेबल बनाएंगे जो कि हमारा फाइनल टेबल रहेगा, जो कि बहुत सारे टेबल से ज्वाइन करके हम उसको क्रिएट करेंगे और उस फाइनल टेबल को अगेन हम डेटाबेस में सेव कर देंगे ताकि हम फर्दर एनालिसिस के लिए डेटाबेस से उसको ले सकें। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंपनीज में डेटा क्या है, बहुत सारे टेबल्स में स्टोर्ड होता है और आपको सिर्फ कुछ ही कॉलम्स चाहिए होते हैं हर एक टेबल्स में से। तो आपने एक एग्रीगेटेड टेबल बना लिया, उसको डेटाबेस में स्टोर कर दिया। मोस्टली कंपनीज में टाइम सीरीज के बेसिस पे प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो आपका जो ईटीएल स्क्रिप्ट रहेगा वो आपने स्केड्यूल कर दिया और उस पर्टिकुलर टाइम पे जाके आपका डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा और लोड हो जाएगा अगेन डेटाबेस में। तो यहाँ पे हम कंप्लीटली ईटीएल पाइपलाइन देखने वाले हैं। नेक्स्ट, जो हमने फाइनल डेटा फ्रेम बनाया था उसको हम जुपिटर नोटबुक में लेके जाएंगे। पाइथन की हेल्प से हम अगेन उस पर ईडीए करेंगे। देन हम डेटा क्लीनिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे रिसर्च क्वेश्चंस। और रिसर्च क्वेश्चंस कहाँ से हम लेंगे, बिजनेस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, और एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे अपने फाइंडिंग्स को। और लास्टली हम एक पावर बीआई डैशबोर्ड बनाएंगे। पावर बीआई डैशबोर्ड हम कैसे बनाएंगे, पहले हम एनालिसिस करेंगे पाइथन में, जो भी हमें मीनिंगफुल एनालिसिस मिलता है उसी के बेसिस पे हम उसी विजुलाइजेशन को हम ऐड करेंगे पावर बीआई में। ओके, एंड देन लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिपोर्ट राइटिंग। कंपनीज में सिर्फ आप प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते, आपको रिपोर्ट्स भी क्रिएट करनी पड़ती हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट करना पड़ता है ताकि आप प्रेजेंट कर सके अपनी फाइंडिंग्स को इन फ्रंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, क्लाइंट्स और मैनेजमेंट। तो इस तरीके से एक कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स का एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनता है। तो सेम चीज़ हम इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। सो सबसे पहले शुरू करते हैं बिजनेस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग से। सो दिस इज द बिजनेस प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। Effective inventory and sales management are critical for optimizing profitability in the retail and wholesale industry. Correct?
रिटेल और होलसेल इंडस्ट्री का ही डेटा हमने लिया है, जिसमें वेंडर का परफॉर्मेंस एनालिसिस हम करने वाले हैं। जैसे कि आपने प्रोजेक्ट का नाम भी देखा होगा। अल्टीमेट गोल क्या है यहाँ पे, हम वेंडर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे वेंडर्स को सेलेक्ट करेंगे। तो एक कंपनी है सपोज, उस कंपनी को अपने वेंडर्स का, सपोज अमेज़ॉन ही है, ठीक है, अमेज़ॉन के पास काफ़ी सारे वेंडर्स हैं, वेंडर्स का डेटा है, वेंडर्स चीज़ें खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, ओके, तो उनका एक परचेजिंग प्राइस रहता है, एक सेलिंग प्राइस रहता है, तो कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट वो अमेज़ॉन को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कौन से ऐसे वेंडर हैं जिनमें प्रॉब्लम्स हैं, जिनका टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, कहाँ इन्वेंट्री की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं। तो बिजनेस प्रॉब्लम भी इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। कंपनीज नीड टू इंश्योर दैट दे आर नॉट incurring losses due to inefficient pricing, पुअर इन्वेंट्री टर्नओवर और वेंडर डिपेंडेंसी। ओके, तो ये तीन जो हैं, ये तीन मेन पॉइंट्स हैं जिसको हमें सॉल्व करना है। सो गोल क्या है इस एनालिसिस का? पहला तो हो जाता है आइडेंटिफाई अंडर परफॉर्मिंग ब्रांड्स दैट रिक्वायर प्रमोशनल और प्राइसिंग एडजस्टमेंट। तो ऐसे ब्रांड्स को आइडेंटिफाई करना जिसमें प्रमोशनल और प्राइसिंग एडजस्टमेंट ज़रूरी है। ओके, जैसे आप अमेज़ॉन पे भी देखते हो, कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनका सेल नहीं ज़्यादा हो पाता, तो वो क्या करते हैं कि उस पर स्पॉन्सर्ड ऐड लगा देते हैं, तो वो हमको सबसे टॉप पे दिखता है, या फिर उसकी प्राइसिंग लो कर देते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि हो सकता है कि सेल्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो ऐसे ब्रांड्स को हमको आइडेंटिफाई करना है। प्लस डिटरमाइन टॉप वेंडर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट। कौन से ऐसे टॉप वेंडर्स हैं जिसके साथ हमें अपने जो रिलेशनशिप है, जो भी कंपनी के रिलेशनशिप है वेंडर्स के साथ, उसको और बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसे कौन से वेंडर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ बल्क परचेजिंग ऑन यूनिट कॉस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें एनालाइज करना है बल्क परचेजिंग में कितना यूनिट कॉस्ट पड़ता है एक एक प्रोडक्ट को। ओके, अगर वेंडर बल्क में परचेज कर रहा है तो कितना कम उसको प्राइसिंग लग रहा है या फिर कितना ज़्यादा उसको प्राइसिंग लग रहा है। एक्सेस द इन्वेंट्री टर्नओवर टू रिड्यूस होल्डिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर तो समझ में आ रहा है, कितना इन्वेंट्री हमारे पास स्टोर्ड है और कितना हम उसको सेल कर पा रहे हैं। इन्वेस्टिगेट द प्रॉफिटेबिलिटी वेरिएंस बिटवीन हाई परफॉर्मिंग एंड लो परफॉर्मिंग वेंडर्स। कितना ज़्यादा वेरिएंस है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है एक हाई परफॉर्मिंग वेंडर और एक लो परफॉर्मिंग वेंडर का। ओके, तो हम जैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे हाई परफॉर्मिंग वेंडर को, तो उनसे हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। लो परफॉर्मिंग वेंडर्स को हम चीज़ों को बता सकते हैं कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। सो मैं एक गो थ्रू करा देती हूँ आपको रिपोर्ट का। सो दिस इज़ द रिपोर्ट आई हैव क्रिएटेड आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। तो यही सेम एनालिसिस हम करने वाले हैं यूजिंग SQL, पाइथन एंड डैशबोर्डिंग। दैट इज़ द कंप्लीट रिपोर्ट। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी CSV फाइल देखने को मिल जाती है। बिगिन इन्वेंट्री, एंड इन्वेंट्री, परचेज प्राइजेस, purchases.csv, sales.csv एंड वेंडर इनवॉइस। तो ये सारे डिफरेंट जो टेबल्स हैं, इसको हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। नॉर्मल कंपनीज़ में डेटाबेस में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है डेटा, और फिर वहाँ से हम फैच करते हैं। बट अभी ये हमारा पर्सनल प्रोजेक्ट है, तो हमारा जो डेटा है वो CSV में है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेटाबेस में। तो इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आपको MySQL आता है, PostgreSQL आता है, या फिर आपके पास उसका IDE है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली इसको इंसर्ट कर सकते हो फ्रॉम CSV टू अपने टेबल में डाल सकते हो, कोई भी डेटाबेस क्रिएट करके। बट यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैं SQLite यूज़ करूँगी। SQLite से हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और फिर उसमें ये सारे CSV फाइल एज अ टेबल हम इंसर्ट कर देंगे। ओके, सो ये हमारा मेन फोल्डर है जिसमें एक डेटा करके फोल्डर है जिसमें CSV फाइल स्टोर्ड है। तो सबसे पहले हम एक नोटबुक फाइल बना लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे pandas SPD and then import OS, and from SQL Alchemy we will import create engine। ओके, इसके बाद हम engine create करेंगे। so engine equals to create engine SQLite inventory .db। क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तो हम डेटाबेस का नाम inventory.db रख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम फाइल्स रीड करेंगे। फॉर फाइल इन os.list डायरेक्टरी, और हमारा डायरेक्टरी का नाम क्या था? डेटा। ओके, लेट्स प्रिंट कि ये फाइल को कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी फाइल्स थी वो सारी आ चुकी हैं, बट इसमें एक IPYNB करके एक और फाइल आ रही है जिसको हमें रिमूव करना है या फिर इसको हमें नेगलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे if.csv
इन फाइल। ओके, तो इससे क्या होगा, सिर्फ CSV वाले जो फाइल्स हैं वो ही रीड होंगी। नाउ लेट्स रीड df इक्वल्स टू pd डॉट रीड CSV, फाइल का नाम अंदर जाएगा। ओके, और हमें इसमें आगे हमें डेटा फोल्डर लगाना पड़ेगा, डेटा एंड देन प्लस फाइल नेम। सो लेट्स प्रिंट कि ये df रीड हो रहा है या नहीं, कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हमें डेटा सेट का शेप यहाँ पे देखने को मिल जाता है और ये हमारा कोड वर्क कर रहा है। तो हम इंजेक्शन के लिए एक फंक्शन बनाते हैं। नॉर्मली जब आप कंपनीज़ में वर्क करते हो तो वहाँ पे एक सिंपल नोटबुक से काम नहीं चलता, वहाँ पे आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है। सपोज़ आपका डेटा CSV में ही आ रहा है किसी सर्वर से और आपको उसको कंटिन्यूसली डेटाबेस में स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी और उस स्क्रिप्ट को आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हर 15 मिनट्स पे आपका डेटा आ रहा है, तो हर 15 मिनट्स के लिए आपने स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो हर 15 मिनट्स पे रन होगी ऑटोमेटिकली, और जो भी CSV में डेटा है वो स्टोर हो जाएगा डेटाबेस में। ओके, इस तरीके से स्क्रिप्टिंग हेल्प करता है। सो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं df ingest db, जिसमें हम इनपुट क्या लेंगे, एक तो डेटा फ्रेम लेंगे जिसको इंसर्ट करना है, टेबल नेम लेंगे, किस टेबल नेम में हमें इंसर्ट करना है, एंड इंजन, जिस इंजन में जो हमने यहाँ पे इंजन क्रिएट किया है वो। ओके, df डॉट टू SQL, सबसे पहले आ जाएगा टेबल नेम, कनेक्शन हो जाएगा आपका इंजन, इफ एग्जिस्ट हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। अगर आपको कंटिन्यूस डेटा इंसर्ट करना होता है कंपनीज में तो वहाँ पे आप अपेंड करते हो। ओके, सो इफ एग्जिस्ट हम रिप्लेस करेंगे डायरेक्टली, कहीं कंप्लीटली टेबल का डेटा रिप्लेस हो जाए जो भी हमारा CSV में डेटा है उससे। इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स, हमें इंडेक्स को स्टोर नहीं करना है। सो दिस इज़ आवर फंक्शन। ओके, तो अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है इस फॉर लूप के अंदर। सो हम यहाँ पे कॉल करेंगे ingest db, यहाँ पे हमारा डेटा फ्रेम क्या है, DFS सेम। टेबल नेम हम क्या रखेंगे, टेबल नेम हम फाइल का ही नेम रखेंगे, जस्ट हम उसके पीछे से जो .csv है उसको रिमूव कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ करके .csv कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4, सो 4 कैरेक्टर्स हम लाइक लास्ट से रिमूव कर देंगे एंड यहाँ पे हम इंजन पास कर देते हैं। ओके, और मैं इसको रन करती हूँ। तो ये एक फाइल पहले रीड होगी एंड देन इंजेस्ट होगी डेटाबेस में, देन ये सेकंड फाइल रीड करेगा और फिर इंजेस्ट करेगा डेटाबेस में। ओके, तो ये टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज था। कंपनी में भी ऐसे ही लार्ज डेटा सेट के साथ हमें वर्क करना पड़ता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि डेटा सेट काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, तो उसकी वजह से जब आप SQL से डेटा लेके आते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये भी हम आगे टैकल करेंगे किस तरीके से हम SQL क्वेरी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट जो टेबल है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा है, तो ये अभी तक आप देख सकते हो रन ही होता जा रहा है। तो लेट्स वेट फॉर द लास्ट टेबल टू इंसर्ट इन द डेटाबेस। और यहाँ पे आप देखो inventory.db क्रिएट हो चुका है 1 मिनट अगो। इसका अभी जो साइज़ है वो 404.7 MB है। अगर आप सोच रहे हो कि कैगल का डेटा यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाओ, उससे आपको जॉब लग जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप कंपनी में वर्क करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक लार्ज डेटा सेट को हैंडल कैसे करते हैं। सिर्फ एक्सेल से सिर्फ CSV रीड करके डायरेक्ट उसमें एनालिसिस करना ये पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट है तो उसको सबसे पहले डेटाबेस में इंसर्ट करना है और फिर SQL क्वेरी की हेल्प से सिर्फ उतना ही डेटा सेट लेके आना है जितना आपके एनालिसिस के लिए यूज़फुल होता है। इंसर्ट हो गए हैं DB में एंड नाउ यू कैन सी द साइज़ ऑफ द DB, इट्स 2 GB। ओके, पहले 404 MB था जो लास्ट वाला टेबल हमने इंसर्ट किया, तो उसके बाद ये 2 GB हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट इंजेक्शन स्क्रिप्ट। अब इसको नॉर्मली अब अगर आप पोर्टफोलियो में अपने कोड को ऐड करते हो तो ज़्यादातर लोग नोटबुक ऐड करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्क्रिप्टिंग ऐड तो करते हैं बट उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करते, एक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हैं कोडिंग का। ओके, तो कोडिंग में जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो जब भी हम फंक्शन बनाते हैं, लाइक एवरीथिंग शुड बी अंडर द फंक्शन। ओके, तो फंक्शन के अंदर हम रखते हैं चीज़ों को और लॉगिंग ऐड करते हैं। अगर आपको लॉगिंग नहीं पता क्या होता है, लॉगिंग एक प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का कि आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में क्या वार्निंग्स आई हैं, क्या एरर आया है, ओके, क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे, जैसे
इसको मेनली इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमें स्क्रिप्ट के बारे में पता चलता रहे कि कौन कौन सा स्टेप कंप्लीट हो गया है, कौन सा स्टेप बचा हुआ है। ओके, प्लस अगर कोई एरर आ रहा है तो कौन से स्टेप में एरर आ रहा है ये भी आप लॉगिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दिस इज़ अ कंप्लीट मॉनिटरिंग थिंग। तो जब भी आप स्क्रिप्ट बनाते हो कंपनीज़ में तो उसमें लॉगिंग ऐड करना ही होता है। ओके, ताकि आपको कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम ना आए। सो हम यहाँ पे इम्पोर्ट लॉगिंग करेंगे। ओके, लॉगिंग के लिए हम पहले एक फ़ोल्डर बनाएंगे जहाँ पे हम अपने लॉग्स को रखेंगे। ओके, लॉग्स। तो इस तरीके से एक डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है प्रोजेक्ट का। डेटा का फोल्डर में डेटा रहता है, लॉग्स के फोल्डर में लॉग्स रहते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लॉग्स बनाएंगे। ओके, सो इम्पोर्ट लॉगिंग। सो यहाँ पे मैंने लिखा है लॉगिंग डॉट बेसिक कन्फिग। बेसिक कन्फिग हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं कि किस तरीके से लॉगिंग का स्ट्रक्चर रहेगा जो भी हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फाइल नेम आ जाता है। फाइल नेम क्या रहेगा? सपोज़ इस स्क्रिप्ट का हम नाम रखते हैं ingestion_db। देन यहाँ पे हम लेवल रखते हैं लॉगिंग डॉट डिबग। एंड देन फॉर्मेटिंग रहेगा ये कि पहले टाइम रहेगा, फिर लेवल का नेम रहेगा और फिर जो मैसेज हम प्रिंट करेंगे। ओके, जो लॉगिंग में हम डालेंगे। सो और यहाँ पे हम फाइल मोड अपेंड। ओके, अपेंड होता जाएगा फाइल्स में। अब ये जो कोड है इसको भी हम एक फंक्शन में लिखते हैं। इसको हम एक फंक्शन में डालते हैं डेफ लोड रॉ डेटा। ओके, तो ये कंप्लीट कोड इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे जो हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट की जगह हम डालेंगे लॉगिंग डॉट इन्फो। इन्फो होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप कोई लाइक नॉर्मल मैसेज प्रिंट करना चाहते हो वो। अगर कोई एरर मैसेज आता है आपको वो प्रिंट करना है तो लॉगिंग डॉट एरर होता है। ओके, लॉगिंग डॉट डीबग होता है, लॉगिंग डॉट वार्निंग होता है। इस तरीके से अलग अलग टाइप के लेवल्स हैं। तो इन्फो और एरर मोस्टली यूज़ करते हैं हम। सो लॉगिंग डॉट इन्फो में हम क्या लिखेंगे? इंजेस्टिंग कौन सा फाइल, तो यहाँ पे फाइल नेम आ जाएगा। और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज़ कर रही हूँ तो ये कोड, तो ये मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाइल नेम डाल रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा जैसे इंजेस्टिंग पहला जो भी फाइल नेम रहेगा वो, तो फाइल नेम इन डेटाबेस। ओके, इन डीबी। और एक लास्ट में हम लॉगिंग डाल देंगे लॉगिंग डॉट इन्फो, जिसमें हम लिखेंगे इंजेक्शन कंप्लीट। ओके, अब कितने टाइम में इंजेक्शन कंप्लीट होगा उसके लिए हम एक टाइम करके लाइब्रेरी होता है उसको इंपोर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट टाइम डॉट टाइम, वो स्टार्ट में चला जाएगा। इंजेक्शन जब कंप्लीट होगा वो हमारा एंड टाइम रहेगा। सो यहाँ पे अगेन टाइम डॉट टाइम। ओके, टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा इंजेक्शन में। ओके, इस तरीके से हम लॉगिंग को डालते हैं स्क्रिप्ट में ताकि हमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कितना टाइम लगा है इंजेक्शन में, कितना टाइम लगा है रीड होने में डेटा को, कितना टाइम लगा है कंप्लीट होने में स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल टाइम एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 60, बिकॉज इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सेकेंड्स में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंजेक्शन कंप्लीट फर्स्ट और उसके बाद आ जाएगा लॉगिंग डॉट इन्फो टोटल टाइम टेकन, और इसके बाद हम लिख देंगे मिनट्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है टोटल टाइम का, और ये भी हो जाएगी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग से एफ स्ट्रिंग। तो ये हमने लॉगिंग ऐड कर दी। प्लस यहाँ पे आप हर एक फंक्शन का डॉग स्ट्रिंग भी लिख सकते हो कि जो फंक्शन है वो क्या करता है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपने यहाँ पे लिख दिया है दिस फंक्शन विल लोड द CSVs एज डेटा फ्रेम एंड इंजेस्ट इनटू DB। ओके, इसी तरीके से इस फंक्शन का भी हम एक डॉग स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ये डॉग स्ट्रिंग क्या होती है कि ये इन्फॉर्मेशन बताता है कि जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली क्या करता है। तो ये होता है एक स्ट्रक्चर स्क्रिप्टिंग करने का कि आप उसमें डॉग स्ट्रिंग ऐड कीजिए, फंक्शंस बनाइए, फंक्शंस में लॉगिंग डालिए, ट्राई और एक्सेप्ट भी आप लगा सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, बट हर एक फंक्शन में ट्राई एक्सेप्ट का भी ब्लॉक होता है जिससे पता चलता है कि किस फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। फिलहाल के लिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ। सो दिस फंक्शन विल इंजेस्ट द डेटा फ्रेम इनटू डेटाबेस टेबल। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट फंक्शन। ओके, ये हमारा क्रिएट इंजन। अब हम इनको साथ में लिख देते हैं। ओके फाइन। और लास्ट में हम इसमें इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन
लोड रॉ डेटा, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इसमें ingest db डायरेक्टली कॉल हो रहा है, तो सिर्फ हमें इस फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत है और ये कंप्लीट कोड हम रख देंगे एक पाइथन फाइल के अंदर। सो हम यहाँ पे एक नॉर्मल न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका एक्सटेंशन रहेगा .py। ओके, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं ingestion db.py रीनेम। तो ये बन गई हमारी एक फर्स्ट पाइथन स्क्रिप्ट जिसमें हमने लॉगिंग भी डाली है, फंक्शंस क्रिएट किए हैं। इसको हम रन करके भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको नोटबुक से ही रन करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसमें लॉगिंग इंसर्ट होगी हमारे लॉग फाइल में। ओके, तो यहाँ पे हमारे लॉग्स में अगर आप देखो तो पहले कोई भी फाइल नहीं थी, बट अभी यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है ingestion db.log, और यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा ingesting purchases.csv in db। ओके, नाउ आप देख सकते हो कि ये जो और डिफरेंट टेबल्स थे वो भी इंजेस्ट हो गए। जो लास्ट वाला टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज टेबल है, लाइक 1 करोड़ प्लस उसमें रिकॉर्ड है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगता है एग्जैक्टली कंप्लीट प्रोसेस को रन होने में, वो भी हम देख सकते हैं अपने स्क्रिप्टिंग की हेल्प से। टोटल टाइम 8 मिनट से भी ज़्यादा है। ओके, तो ये जो लास्ट वाला टेबल है सबसे ज़्यादा इसी को टाइम लगा इंसर्ट होने में, बिकॉज अगेन इट्स अ लार्ज डेटा सेट। ओके, सो हमारे यहाँ पे स्क्रिप्ट बन के कम्प्लीट हो गई है ingestion db। नाउ हमारे पास डेटा क्रिएटेड है, डेटाबेस हमारा बन चुका है। अब हमें एक्सप्लोर करना है कि ये डेटाबेस में जो टेबल्स हैं उसमें किस टाइप की वैल्यूज़ हैं और हमारे बिजनेस प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं, कौन कौन से ऐसे कॉलम्स हैं जिनको हमें एक्सट्रैक्ट करना है इन आवर फाइनल डेटा फ्रेम। ओके, नाउ लेट्स मेक दिस एज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, क्योंकि हम यहाँ पे कम्प्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं। सॉरी, तो जो हमारा बिजनेस प्रॉब्लम था उसमें हमें क्या करना था कि हमें वेंडर परफॉर्मेंस देखना था, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज देखनी थी और इन्वेंट्री देखना था। तो इसके रिलेटेड किस किस टेबल में कॉलम्स प्रेजेंट हैं ये हमें एक्सप्लोर करना है। ओके, so EDA, understanding the data set to explore how the data is present in the database and if there is a need of creating some aggregated tables that can help with vendor selection for profitability and product pricing optimization। सबसे पहले हम import कर लेते हैं यहाँ पे pandas and SQLite, import SQLite 3। now let's create the database connection SQLite 3.connect, और जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था inventory.db, तो ये हमारा एक कनेक्शन बन गया है हमारे डेटाबेस के साथ। नाउ लेट्स चेक कि कौन कौन से टेबल्स प्रेजेंट है हमारे डेटाबेस में। हमने स्टोर किया तो हमें वैसे तो पता ही है, बट स्टिल लेट्स सी कि टेबल नेम क्या क्या है। तो जैसा फाइल नेम था सेम टेबल नेम भी है, परचेजेस, परचेज प्राइसेस, वेंडर इनवॉइस, बिगिन इन्वेंट्री, एंड इन्वेंट्री एंड सेल्स। अगर हमें SQL क्वेरी लिखना है किसी एक टेबल के रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए तो हम कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, कोई भी टेबल नेम लेते हैं जैसे परचेजेस हो गया। ओके, एंड हम कनेक्शन अपना पास कर देंगे यहाँ पे। सो इसका काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स कितना है, ये है। इसी तरीके से हमें ये सारे टेबल्स के लिए काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और उसमें किस टाइप की वैल्यूज़ प्रेजेंट है, तो हम एक लिमिट लगा के स्टार्टिंग के सिर्फ टॉप 5 रिकॉर्ड्स ही प्रिंट करते हैं। तो उससे भी हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या कॉलम्स प्रेजेंट है, किस टाइप की वैल्यूज़ उस कॉलम्स के अंदर हैं। तो लेट्स आइट्रेट थ्रू द टेबल नेम्स। सो फॉर टेबल इन टेबल्स, ओके, टेबल्स इज़ दिस वेरिएबल, तो प्रिंट करते हैं। जस्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग इन अ गुड वे मैं यहाँ पे हाइफन लगा रही हूँ। एक एफ स्ट्रिंग आ जाएगी जिसमें हम टेबल नेम पास करेंगे एंड अगेन हाइफन मल्टीप्लाइड बाय 50। so let's print this, print count of records। सबसे पहले काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स प्रिंट होके आएगा और उसके आगे जो एक्चुअल काउंट है डेटा का वो। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, ये काउंट करके एक कॉलम में आता है और इसका हमें स्टार्टिंग वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0। और टेबल इन टेबल्स अंदर हम यहाँ पे कॉलम नेम भूल गए थे, तो यहाँ पे कॉलम नेम हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमें परचेसेस की जगह टेबल डालना है क्योंकि हर एक टेबल को हमें रीड करना है। सो यहाँ पे हम स्ट्रिंग क्वेरी को भी बना देते हैं।
एंड इसका लास्ट नेम हम रख देते हैं एज काउंट। तो इस तरीके से काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स हमारा प्रिंट होके आ गया है। अब हमें यहाँ पे प्रिंट करना है जो डेटा फ्रेम है। ओके, तो डेटा फ्रेम के लिए हम डिस्प्ले यूज़ करेंगे। सीक्वल क्वेरी लिखेंगे जहाँ पे हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एंड लिमिट हम लगा देंगे यहाँ पे सिर्फ 5। नाउ लेट्स रन दिस। सो ये हमारा परचेजेस टेबल है। ये नेक्स्ट टेबल परचेज प्राइसेस, वेंडर इनवॉइस, बिगिन इन्वेंट्री एंड सेल्स। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टेबल्स। परचेजेस टेबल में सबसे पहले तो इन्वेंट्री आईडी मिल जाता है जो हो सकता है प्राइमरी कॉलम हो, देन स्टोर नंबर है, देन ब्रांड नंबर है, डिस्क्रिप्शन है हर एक ब्रांड का, साइज़ क्या है, वेंडर नंबर यहाँ पे दिया हुआ और उस वेंडर नंबर से रिलेटेड नेम दिया हुआ है। ओके, तो एक पर्टिकुलर यूनिक वेंडर नंबर असाइंड है हर एक वेंडर को। परचेज ऑर्डर नंबर है, पीओ मीन्स परचेज ऑर्डर नंबर, परचेज ऑर्डर डेट, ओके, रिसीविंग डेट, इनवॉइस डेट, पे डेट, परचेज प्राइस, क्वांटिटी, डॉलर्स एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज जहाँ से मैंने डेटा डाउनलोड किया था वहाँ पे क्लासिफिकेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ओके, अगर होती तो हम मशीन लर्निंग मॉडल भी फिट कर सकते थे। कौन सी डेट में परचेज किया गया है, कौन सी डेट में वेंडर को रिसीव हुआ है, किस डेट पे इनवॉइस क्रिएट हुई थी जो भी परचेज हुआ है वो, एंड किस दिन पे वो पे किया था, क्या एक्चुअल प्राइस था, परचेज प्राइस क्या था, क्वांटिटी कितनी परचेज की गई है, एंड डॉलर। डॉलर तो जस्ट ये मल्टीप्लिकेशन है उसी का। ओके, परचेज प्राइसेस में हमें 12,000 रिकॉर्ड्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे क्या है, ब्रांड है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस दिया हुआ है, साइज़ है, वॉल्यूम, क्लासिफिकेशन अगेन, परचेज प्राइस, वेंडर नंबर एंड वेंडर नेम। तो देखा जाए तो परचेज प्राइस की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, कॉलम्स हैं, वो यहाँ परचेजेस में इंक्लूडेड है। देन बिगिन इन्वेंट्री। तो बिगिन इन्वेंट्री जो लेटेस्ट जो लास्ट ईयर है 2024 का 1 जनवरी से रिकॉर्ड है और एंड डेट में एंड इन्वेंट्री में लास्ट मंथ का आई गेस रिकॉर्ड है। तो ये एक साल का डेटा है। ओके, फ्रॉम 2024 से लेके 2024 के लास्ट तक। ओके, जनवरी से लेके लास्ट तक दिसंबर तक का डेटा है। और इसमें बिगिन इन्वेंट्री जो टेबल है उसमें स्टार्टिंग के जो मंथ में क्या इन्वेंट्री रही है, हर एक स्टोर और हर एक ब्रांड की क्या इन्वेंट्री रही है इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर एंड एट द लास्ट ऑफ द ईयर, ये इन दोनों टेबल में हमें मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसमें हमें वेंडर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, प्लस इन्वेंट्री की भी इंफॉर्मेशन सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग की मिल रही है, थ्रू आउट द ईयर नहीं मिल रही है। ओके, तो हम इन दोनों टेबल्स को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज ये हमारे बिजनेस प्रॉब्लम से रिलेटेड है ही नहीं। एंड द लास्ट टेबल इज सेल्स टेबल, जिसमें हमें इन्वेंट्री आईडी मिल जाती है, स्टोर, ब्रांड, डिस्क्रिप्शन, साइज, सेल्स क्वांटिटी है, यहाँ पे सेल्स डॉलर है, सेल्स प्राइस है। ओके, और यहाँ पे एक्साइज टैक्स है, इन वेंडर वेंडर नंबर, वेंडर नेम। तो वेंडर ने कौन से ब्रांड को कितना सेल किया है, क्या सेल्स डॉलर था, क्या सेल्स प्राइस था, वो हमें सेल्स टेबल से मिल जाते हैं। और परचेजेस टेबल से हमें कितने अमाउंट में उसने परचेज किया है वो मिल जाता है। ओके, लेट्स एक्सप्लोर ईच ऑफ द टेबल इन डिटेल कि किस तरीके से हर एक वैल्यू मतलब कब से कब तक का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब चीज़ें हम टेबल को और अच्छे से एक्सप्लोर करके ही पता कर पाएंगे। तो एक वेंडर को चूज़ करते हैं और उस वेंडर का किस तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है हर एक टेबल में वो देखते हैं। सपोज़ ये वेंडर हमने चूज़ कर लिया 4466। ओके, तो सबसे पहले हम पहले टेबल को फिल्टर आउट करते हैं वेंडर नंबर पे जो कि है हमारा 4466। ओके, तो यहाँ पे हमें 2000 रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं इस वेंडर से रिलेटेड। तो यहाँ पे वेंडर से रिलेटेड डिफरेंट परचेज नंबर परचेज ऑर्डर नंबर मिल जाता है, डेट डिफरेंट मिल जाते हैं। नेक्स्ट परचेज प्राइसेस टेबल को हम फिल्टर आउट करते हैं, तो इसमें इस वेंडर से रिलेटेड सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं हमें। वेंडर इनवॉइस टेबल को फिल्टर आउट कर लेते हैं, इसमें भी अराउंड आई गेस 55 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज सेल्स। तो इस वेंडर से रिलेटेड 9453 रिकॉर्ड्स हैं। अब हम देखते हैं कि जो परचेजेस टेबल है और परचेज प्राइस, इन दोनों में किस तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। सो लेट्स अगेन सी द परचेजेस टेबल।
यहाँ पे हमें मिल जाता है ब्रांड और उसका परचेज प्राइस। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो परचेज प्राइस कुछ रिपीटिंग में है, तो परचेज प्राइस मिल जाता है यहाँ पे हमें, ब्रांड भी रिपीटिंग है। तो इसका हम समेशन देखते हैं ग्रुप बाय करके। सो लेट्स ग्रुप बाय विथ ब्रांड एंड दूसरा कॉलम क्या था हमारा, परचेज प्राइस, क्वांटिटी एंड डॉलर्स कॉलम को हम समेशन कर लेते हैं, डॉलर्स डॉट सम। ओके, तो इस तरीके का हमें कुछ रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है। अब अगर हम परचेज प्राइसेस जो हमारा टेबल था उसको देखें तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हो 5215, ये जो हमारा ब्रांड है इसका परचेज प्राइस क्या है 9.41 और क्वांटिटी कितनी परचेज्ड हुई है और कितने में परचेज्ड हुई है। ओके, तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि परचेज प्राइसेस में जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसी को कौन कौन से डेट पे ख़रीदा हुआ है वो परचेजेस टेबल में मिल जाता है। ओके, क्योंकि हमने ग्रुप बाय करके ये देख लिया। नाउ वेंडर इनवॉइस जो टेबल था हमारा, वेंडर, नाउ लेट्स सी कि वेंडर इनवॉइस में क्या क्या प्रेजेंटेड था। वेंडर इनवॉइस, तो वेंडर इनवॉइस में हमें यहाँ पे एक परचेज ऑर्डर नंबर मिल जाता है और परचेज ऑर्डर नंबर आई गेस ये यूनिक है कंप्लीट इस वेंडर के लिए। लेट्स सी कि ये यूनिक है कि नहीं। ओके, सो पीओ नंबर, यूनिकनेस कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर ऑफ यूनिक, तो ये 55 है और जो वेंडर इनवॉइस का शेप था वो भी आई गेस 55 ही है। दैट मीन्स पीओ नंबर इज़ यूनिक। तो ये जो परचेज ऑर्डर नंबर है परचेजेस वाले टेबल में ये वेंडर इनवॉइस से डिराइव्ड है। ओके, ये वेंडर इनवॉइस से डिराइव्ड है। वेंडर इनवॉइस में और कौन कौन से कॉलम्स हैं, डॉट कॉलम्स। ओके, सो यहाँ पे आपका पे डेट, पीओ नंबर, पीओ डेट, ये सारी चीज़ें आपका वेंडर इनवॉइस से डिराइव्ड हैं। जो परचेज प्राइस है वो आपका परचेज और जो परचेज प्राइस है ये वाला कॉलम ये इस टेबल से डिराइव्ड है। तो इन दोनों टेबल को मिला के, इन दोनों टेबल को मर्ज करके आपका परचेजेस वाला टेबल बना है। नाउ लेट्स सी, जो सेल्स वाला टेबल है उसमें हम किस पे ग्रुप बाय कर सकते हैं। सो सेल्स टेबल, ओके, तो सेल्स में हमारे पास स्टोर है, ब्रांड है, वेंडर नंबर, वेंडर नेम है। हमने ब्रांड से रिलेटेड डेटा देखा है तो हम यहाँ पे ब्रांड पे ही ग्रुप बाय करते हैं। सो ग्रुप बाय ऑन ब्रांड। ओके, और हम समेशन करते हैं किसका, सेल्स डॉलर, सेल्स प्राइस एंड सेल्स क्वांटिटी, डॉट सम। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं इस ब्रांड वाले कॉलम, यहाँ पे जो हमने पहले ग्रुप बाय किया था उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो 5215 का कितना परचेज प्राइस था, कितना डॉलर परचेज हुआ है, 46,325। ओके, सेल प्राइस क्या था 41 एंड सेल्स डॉलर क्या है 60,000। ओके, क्वांटिटी है 4651। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो ब्रांड सेल हुआ है 5215 या 5255 ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दिए हैं, ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिए हैं। तो सेल्स टेबल में क्या है कि हर एक ब्रांड की किस तरीके से डिफरेंट डेट्स पे कितना सेल वैल्यू रहा है, कितना सेल क्वांटिटी रहा है, कितना सेल्स डॉलर रहा है, ये हमें एग्जैक्टली मिल रहा है। तो फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, लेट्स डिस्कस। Purchases table contains actual purchase data including the date of purchase, products that is represented here as a brand, purchased by vendors, the amount paid in dollars and the quantity purchased. Okay, ये टेबल हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें किस टाइप के डेटा हैं। The purchase price column is derived from the purchase prices table which provides product wise actual and purchase price. तो ये actual price है और इतने प्राइस में वेंडर ने परचेज किया है। Vendor invoice table aggregates data from the purchases table summarizing quantity and dollar amounts along with an additional column for freight. The table maintains uniqueness based on vendor and PO number. Okay, PO number और vendor के basis पे uniqueness maintained है, हर एक vendor का एक unique PO number होगा। The sales table captures actual sale transaction detailing the brands purchased by vendors, the quantity sold, selling price and the revenue earned.
ओके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हैं ताकि, और ये पॉइंट्स हमने इसलिए मेंशन किए हैं कि अगर फ्यूचर में भी कोई डेटा को एक्सप्लोर करता है या फिर इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या फिर हम रिपोर्ट ही क्रिएट करते हैं तो उसमें हम ये सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि किस टाइप का डेटा हमारे पास प्रेजेंट था। So as the data that we need for analysis is distributed in different tables, we need to create a summary table. Okay, क्योंकि जो हमारे डेटा है वो हर एक टेबल में डिफरेंट कॉलम्स में है, तो हमें एक समरी टेबल बनानी पड़ेगी कि एग्रीगेटेड टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें हमें परचेज ट्रांजैक्शन रखना पड़ेगा मेड बाय वेंडर्स, सेल्स ट्रांजैक्शन डेटा रखना पड़ेगा, फ्राइट कॉस्ट रखनी पड़ेगी फॉर ईच वेंडर एंड एक्चुअल प्रोडक्ट प्राइस फ्रॉम वेंडर्स। फ्राइट कॉस्ट क्या होता है, जैसे जो ट्रैवलिंग में कॉस्ट लगता है वो फ्राइट कॉस्ट होता है, कि एक तरीके से आप डिलीवरी कॉस्ट मान सकते हो, डिलीवरी जो अमाउंट लगता है वो हो जाता है एक तरीके से फ्राइट कॉस्ट। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड इन आवर फाइनल टेबल। सो जो हमें फाइनल टेबल चाहिए उसमें ये सारी समरीज प्रेजेंट होनी चाहिए। तो लेट्स सी वन बाय वन ऑल द समरी। पहले हम इनको डिफरेंट सीक्वल क्वेरी की हेल्प से देखते हैं कि किस तरीके से हम समरी निकाल सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स, और फिर वो सारी जितनी भी क्वेरीज रहेंगी उसको हम कंबाइन करके एक क्वेरी बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम कंप्लीट फाइनल टेबल अपना बनाएंगे। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी द फ्राइट समरी। फ्राइट समरी, ओके, इसमें हो जाएगा PD रीड सीक्वल क्वेरी। अभी फ्राइट की डिटेल्स किस में थी, वेंडर इनवॉइस टेबल में। ओके, वेंडर इनवॉइस का टेबल एक बार हम प्रिंट कर लेते हैं कि उसमें कैसे कैसे कॉलम्स थे। वेंडर इनवॉइस डॉट कॉलम्स, ओके, वेंडर नंबर, वेंडर नेम, इनवॉइस डेट, PO नंबर, PO डेट। तो वेंडर नंबर पे हम ग्रुप बाय करेंगे कि फ्राइट की टोटल कॉस्ट क्या थी। ओके, फ्राइट यहाँ पे जो कॉलम है इसमें कॉस्टिंग दी हुई है, तो टोटल कॉस्ट क्या है फॉर एवरी वेंडर नंबर। ओके, तो ये चीज़ हमें सीक्वल क्वेरी की हेल्प से लिखना है। सो लेट्स सेलेक्ट, क्या क्या हमें लेके आना है। सबसे पहले तो वेंडर नंबर एंड सम ऑफ फ्राइट। ओके, इसका हम एक नाम रख देते हैं फ्राइट कॉस्ट। फ्रॉम टेबल नेम क्या है, वेंडर इनवॉइस, ग्रुप बाय वेंडर नंबर, और हमारा कनेक्शन पास हो जाएगा यहाँ पे। सो लेट्स सी कि हमें रिजल्ट क्या मिला है, फ्राइट समरी। ओके, तो यहाँ पे हमें 126 वेंडर्स प्रेजेंट है टोटल, एंड उनका फ्राइट कॉस्ट मिल जाता है। ओके, तो ये हमें अपने फाइनल टेबल में भी चाहिए कि उसका फ्राइट कॉस्ट क्या है, और वेंडर नंबर के हिसाब से। वेंडर नंबर के हिसाब से हम वेंडर नेम भी लेके आ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिलहाल के लिए हम वेंडर नंबर पे ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट टेबल हमारा क्या था, परचेज प्राइसेस का। ओके, उसको हम ज्वाइन करेंगे परचेजेस वाले टेबल में, क्योंकि वहाँ पे हमें एक्चुअल प्राइस देखने को मिला था, और परचेज प्राइसेस वाले टेबल में क्या था, हमारा जो जो एक्चुअल परचेज प्राइस है वो, और एक्चुअल प्राइस से कितना डिफरेंस है, ये चीज़ हमें लेके आनी है। तो यहाँ पे आपका परचेज प्राइस में ये डिटेल मिल जाता है, प्लस आपको परचेजेस में से यहाँ पे आपको क्वांटिटी कितना परचेज हुआ है, कितना प्राइस था, और कितना डॉलर लगा है। तो ये सब डिटेल्स हमें एज अ समरी लेके आनी है। तो लेट्स राइट अ क्वेरी फॉर इट, रीड सीक्वल क्वेरी। ओके, सेलेक्ट, क्या क्या कॉलम्स थे, वेंडर नंबर, वेंडर नेम भी ले सकते हैं हम इसमें, ब्रांड लेना है क्योंकि ब्रांड वाइज यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, तो ब्रांड लेंगे हम यहाँ पे। परचेज प्राइस क्या था इसका, सम ऑफ क्वांटिटी, एज इसका हम अलग से नाम रख देते हैं टोटल क्वांटिटी, एंड सम ऑफ डॉलर्स एज टोटल परचेज डॉलर्स। यहाँ पे हम टोटल परचेज क्वांटिटी इसको कर देते हैं टोटल परचेज क्वांटिटी। फ्रॉम टेबल परचेसेस, और ज्वाइन किस पे करना है हमें, परचेज प्राइस पे, परचेज प्राइसेस, एंड किस पे ज्वाइन करना है, ऑन ब्रांड इक्वल्स ब्रांड। अभी यहाँ पे हमें एक एलाइस नेम लेना होगा, परचेज़ को हम एज अ P ले लेते हैं, एंड परचेज प्राइसेस को एज अ PP ले लेते हैं। ओके, तो ये जितने भी कॉलम्स थे हमारे, ये रिफ़र होंगे हमारे परचेजेस टेबल से। ओके, P डॉट
एंड पी डॉट क्वान्टिटी, पी डॉट डॉलर्स। दूसरी टेबल से हमें क्या क्या लेके आना है, पहले तो वॉल्यूम लेके आना है, वॉल्यूम। एंड नेक्स्ट क्या लेके आना है हमें, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस, दैट इज प्राइस एज एक्चुअल प्राइस। तो ये हो जाएगा पी डॉट ब्रांड एंड दिस विल बी पी डॉट ब्रांड। ग्रुप बाय यहाँ पे हम लगाएंगे, ग्रुप बाय हमें इन तीनों पे लगाना है। ओके, वेंडर नेम, वेंडर नंबर एंड ब्रांड। ऑर्डर बाय भी लगा देते हैं, ऑर्डर बाय टोटल परचेज डॉलर्स। और यहाँ पे हमारा चल जाएगा कनेक्शन। सो लेट्स सी इट्स रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि परचेज प्राइसेस ज़ीरो है किसी का, एक्चुअल प्राइस भी ज़ीरो है, बट टोटल परचेज क्वांटिटी 2015 है। तो सो इट मीन्स कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये गलत नंबर्स इंसर्ट हो गए हैं। जिसने भी डेटा इंसर्ट किया होगा, इंसर्शन किया होगा, गलती से कुछ मिसप्रिंट हुआ या कुछ मिस्टेक हुई है, इस वजह से यहाँ पे डेटा गलत आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, वेयर पी डॉट परचेज प्राइस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। क्योंकि परचेज प्राइस ज़ीरो होने का मतलब है कि हम वेंडर को वो चीज़ फ्री में दे रहे हैं। तो ऐसे रिकॉर्ड हमें नहीं चाहिए एनालिसिस के लिए, तो जस्ट हम यहाँ पे फिल्टर आउट कर देंगे इसको। सो नाउ वी हैव 10,692 रोज़, जिसमें से 126 लाइक वेंडर नंबर यूनिक हैं और हर एक वेंडर के कितने सारे उन्होंने प्रोडक्ट खरीदे हैं, कितने सारे ब्रांड खरीदे हैं, उसका डेटा यहाँ पे आ जाता है। तो ये समरी मिल गया हमें परचेज प्राइसेस से। तो परचेज प्राइसेस से हो गया, परचेजेस से हो गया, वेंडर इनवॉइस से हो गया, लास्ट टेबल बचा है सेल्स टेबल। तो सेल्स टेबल के भी कॉलम्स एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें वेंडर नंबर, ब्रांड मिल जाता है, प्लस हमें यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी मिल जाती है, सेल्स डॉलर, सेल्स प्राइस मिल जाता है। तो इसको भी हम अपने समरी टेबल में रखेंगे। सो पी डी डॉट रीड सीक्वल क्वेरी, सेलेक्ट, क्या क्या सेलेक्ट करना है हमें, वेंडर नंबर, ओके, एंड ब्रांड। ब्रांड वाइज हमें डेटा चाहिए क्योंकि हमें प्रोडक्ट को भी शो करना है कि कौन से प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पे समरी में देखा था, कौन से प्रोडक्ट अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो परचेज ट्रांजैक्शन मेड बाय वेंडर, सेल्स ट्रांजैक्शन डेटा एंड एक्चुअल प्रोडक्ट प्राइसेस। ओके, तो सेल्स में हमें सेल्स ट्रांजैक्शन डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे सम लेंगे। किन किन कॉलम्स का, सबसे पहले तो सेल्स डॉलर ले लेते हैं एज टोटल सेल्स डॉलर्स। ओके, इसके बाद हम लेंगे सेल्स प्राइस एज टोटल पर सेल्स प्राइस। ओके, देन हमारे पास है सेल्स क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी एज टोटल सेल्स क्वांटिटी। ओके, एक्साइज टैक्स भी हम ले सकते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए, अगर हमें यूज़फुल हुआ तो जस्ट फॉर द सेक हम ले लेते हैं एक्साइज टैक्स एंड दिस विल बी टोटल एक्साइज टैक्स फ्रॉम टेबल सेल्स, ग्रुप बाय, किस पे ग्रुप बाय करना है हमें, वेंडर नंबर फर्स्ट, एंड देन ग्रुप बाय में जो ऑर्डर है वो भी बहुत मैटर करता है। तो हमें पहले वेंडर नंबर पे ग्रुप बाय करना है एंड देन ब्रांड पे करना है। सो ये हमारे पास डेटा आ गया, 11,000 रिकॉर्ड्स हैं इसमें अराउंड, एंड हम इसको ऑर्डर बाय करके भी देख सकते हैं कि कहीं कोई ज़ीरो वैल्यू तो नहीं है। टोटल सेल्स डॉलर्स, ये ग्रुप बाय के बाद लगता है। ओके, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें ज़ीरो वैल्यू है टोटल सेल्स प्राइस की, सो दैट्स गुड। ओके, तो ये हमें 3 क्वेरीज मिली हैं, डिफरेंट 3 क्वेरीज मिली हैं जिसे हमें कंबाइन करना है। ओके, और हमें एक फाइनल टेबल लेके आना है जिसमें ये सारे रिकॉर्ड प्रेजेंट हों।
तो एक तो वे है जैसे हमने यहाँ पे सेकंड टेबल में जॉइंट्स परफॉर्म किया है, वैसे ही हम इन तीनों क्वेरीज को जॉइन के परफॉर्म से ही लेके आएँ। ओके, तो लेट्स ट्राई दैट। एंड हम यहाँ पे टाइम भी इंपोर्ट कर लेते हैं कि हमें देखना है कि कितना हमें टाइम लगता है इस क्वेरी को रन करने में। ओके, एंड इक्वल्स टू टाइम डॉट टाइम, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल टेबल। यहाँ पे क्वेरी लिख रखी है तीनों को ज्वाइन करके, जस्ट आई विल कॉपी पेस्ट इट। सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने वेंडर नंबर लिया है, पीपी क्या है हमारा, अगेन परचेज प्राइस वाला टेबल, ब्रांड प्राइस दैट इज एक्चुअल प्राइस, ओके, एज एक्चुअल प्राइस, एंड देन हियर वी हैव परचेज प्राइस, सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी, सम ऑफ सेल्स डॉलर, सेल्स प्राइस, सेल्स टैक्स, क्वांटिटी, डॉलर्स, फ्राइट। तो ये सारे जितने भी हमने सम कंडीशन लगाए हैं, तो ये जितने भी सारे हमने एग्रीगेशन लगाए हैं सम वाले, ये हमने पहले ही तीनों क्वेरी में देख रखा है। तो कंप्लीट उसी 3 क्वेरीज को मैंने एक साथ जॉइंट्स करके, जॉइन का यूज़ करके लिखा है। तो फर्स्ट हमारा जो टेबल रहेगा परचेज प्राइस रहेगा, वो जॉइन होगा सेल्स पे, देन अगेन वो जॉइन होगा वेंडर इनवॉइस पे, और फिर हमारा ये ग्रुप बाय होके आ जाएगा डेटा। तो मैंने यहाँ पे वेंडर इनवॉइस से ही क्वांटिटी, डॉलर और फ्राइट तीनों ले लिया है, क्योंकि क्वांटिटी डॉलर परचेज टेबल में था ही, प्लस वेंडर इनवॉइस टेबल में भी था। अगर मैं आपको शो करूँ यहाँ पे अगेन, सो वेंडर इनवॉइस में क्वांटिटी और डॉलर्स दोनों प्रेजेंट हैं, बस जो परचेजेस टेबल था वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वो डिटेल्ड वे में प्रेजेंट है, यहाँ पे वो एग्रीगेटेड वे में प्रेजेंट है। ओके, तो हम डायरेक्टली यहीं से ले ले रहे हैं। एंड ग्रुप बाय हम कर रहे हैं किस पे, वेंडर नंबर पे, ब्रांड पे, प्राइस पे, एंड अगेन परचेज प्राइसेस। सो लेट्स रन दिस एंड सी कि तीनों क्वेरीज को एक साथ कंबाइन करने पे हमें कितना टाइम लग रहा है इस क्वेरी को रन करने में। ओके, और अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो हम इसको ऑप्टिमाइज वे में लिखेंगे, और मोस्टली कंपनीज़ में ऐसे ही होता है। कंपनीज़ में आप ट्राई करते हो हैवी, कंपनीज़ में आप इस तरीके की छोटी क्वेरीज नहीं लिखते हो, आपको मल्टीपल टेबल्स को एक साथ एक ही क्वेरी का यूज़ करके जॉइंट्स मार के आपको डेटा लेके आना होता है। बट अगर आप इस तरीके से क्वेरी लिखते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्वेरी एग्जीक्यूट करने में, जो कि कंपनी में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपका स्ट्रीमिंग डेटा होगा, अगर आपको हर 5 मिनट्स पे डेटा चाहिए और आपका जो क्वेरी है वो रन होने में ही आपको 5 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, सपोज 6 मिनट 7 मिनट लग रहा है, तो जो वहाँ पे आपको डेटा मिलेगा तो वहाँ पे डेटा लीकेज की प्रॉब्लम हो जाएगी। टाइम के अकॉर्डिंग आपका डेटा सही टाइम पे आपका डेटा नहीं मिल पाएगा। सो दैट इज़ वाई क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अगर आप डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यूज़ भी देते हो तो वहाँ पे भी आपसे क्वेरी पूछी जाती है कि अगर आपको कोई ऐसी क्वेरी मिले, सीक्वल क्वेरी, जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है रन करने में, एग्जीक्यूट करने में, तो आप उसको किन तरीक़ों से और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो ताकि वो लेस टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आपको ज़रूर से सीखने चाहिए। सो यू कैन सी कि ये जो क्वेरी थी ये रन हुई नहीं और मुझे ऑपरेशनल एरर आ गया यहाँ पे कि डेटाबेस और डिस्क साइज इज़ फुल। तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ये मेमोरी ले रही थी। तो इसी क्वेरी को हमें और ऑप्टिमाइज वे में लिखना होगा जिससे कि हमारा जो फाइनल डेटा फ्रेम है वो भी क्रिएट हो जाए और हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे कि हर एक टेबल जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, अगर आप देखो तो बहुत छोटे छोटे टेबल है, 126 रोज़ हैं, एंड देन 10,000 रोज़ हैं, एंड देन अगेन यहाँ पे 11,000 रोज़ हैं। ओके, तो जो सेल्स वाला जो टेबल है मेनली वो ज़्यादा इशू कर रहा है क्योंकि उसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा डेटा है, और जब हम फिल्टर आउट भी कर रहे हैं तो ज्वाइन करते वक्त उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो हमने क्या किया कि जो हमने अलग अलग क्वेरीज लिखी थी उसको अलग अलग एज अ टेबल हमने बना लिया यहाँ पे, विथ फ्राइट समरी एज ये वाला टेबल हो जाएगा, परचेज समरी एज दिस वन, द सेम क्वेरी, एंड द सेल समरी एज दिस। और इन तीनों ही टेबल को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है। ओके, लेफ्ट ज्वाइन ऑन सेल समरी, देन फ्राइट समरी। ओके, वेंडर नंबर के ऊपर किया है हमने, यहाँ पे भी वेंडर नंबर के ऊपर किया है, प्लस जो भी हमें रिजल्टेंट टेबल में जितने भी कॉलम्स चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर हम इसको रन करें सो यू कैन सी कि ये तुरंत रन हो गया, लाइक लेस देन इन 1 मिनट ये कम्प्लीटली रन हो चुका है, एंड ये हमारा फाइनल डेटा फ्रेम बन के आ चुका है। तो हमें 10,692 रिकॉर्ड्स मिलते हैं फाइनल डेटा फ्रेम में, और हर एक डेटा रिकॉर्ड की हमें जितने भी वैल्यूज़ चाहिए थी, लाइक सेल्स क्वांटिटी, परचेज क्वांटिटी, सब हमें मिल गया।
सो दैट इज़ आवर एग्रीगेटेड टेबल जिस पे हमें वर्क करना है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ह्यूज डेटा था हमारे पास टेबल्स के अंदर, बट जो एक्चुअल डेटा, जो मीनिंगफुल डेटा है, उसको हमने रिड्यूस करके एक टेबल में लेके आया जिसमें सिर्फ हमें 10,000 रिकॉर्ड मिल रहे हैं और इसी पे हमें वर्क करना है। तो इसी तरीके से कंपनी में भी आपको बहुत सारी टेबल देखने को मिल जाती है, क्योंकि डेटा हर जगह फैला हुआ है और उन सबको कंबाइन करके मेन टेबल में लेके आना या फिर मेन एनालिसिस के लिए आपको उसको ट्रांसफॉर्म करके लोड करना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क दैट अ डेटा एनालिस्ट विल डू। अब हम इस टेबल को सेव करेंगे वापस से डेटाबेस में, और हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें, ताकि हमें बार बार ये वाली जो क्वेरी है इसको रन ना करना पड़े और डेटा हम डायरेक्टली डेटाबेस में से फैच कर लें। तो मोस्टली जब हम कंपनीज़ में इस तरीके का टेबल बनाते हैं तो वो हम टाइम सीरीज़ के बेसिस पे ही ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल आज का जितना भी डेटा था वो हमने आज ऐड किया एक टाइम के बेसिस पे, नेक्स्ट डे जब हम ऐड करेंगे तो नेक्स्ट डे का डेट रहेगा। ओके, तो लेटेस्ट अगर हमें डेटा चाहिए तो हम डेट वाले कॉलम पे फिल्टर करके लेटेस्ट रिकॉर्ड लेके आ सकते हैं जो मैक्सिमम डेट रहेगा उसके बेसिस पे। तो इसी वजह से स्टोर करना इज़ बेस्ट ऑप्शन, ताकि आपको बार बार क्वेरी रन ना करना पड़े। किसी और को अगर डैशबोर्ड क्रिएट करना है या फिर एनालिसिस करना है तो वो डायरेक्टली इस टेबल में से डेटा फैच कर ले। सो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमने क्या क्या किया। So this query generates a vendor wise sales and purchase summary, okay, which is valuable for performance optimization. The query involves heavy joins and aggregations on large datasets like sales and purchases. Storing the pre-aggregated results avoid रिपीटेड एक्सपेंसिव कंपटीशन। ओके, बार बार हमें क्वेरी रन नहीं करनी पड़ेगी तो हमें रिपीटेटिव वर्क नहीं करना पड़ेगा। हेल्प्स इन एनालाइजिंग सेल्स, परचेजेस एंड प्राइसिंग फॉर डिफरेंट वेंडर्स एंड ब्रांड, क्योंकि हमने वेंडर और ब्रांड वाइज ही डेटा यहाँ पे स्टोर किया है। फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ स्टोरिंग दिस डेटा इज फॉर फास्टर डैशबोर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, and instead of running expensive queries each time, dashboard can fetch data quickly from the vendor sales summary। तो जो हम डैशबोर्ड भी क्रिएट करेंगे लास्ट में, पावर BI डैशबोर्ड, वो भी इसी टेबल के बेसिस पे ही करेंगे। नाउ लेट्स सी कि जो हमारी ये फाइनल टेबल है इसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है। फॉर फर्दर एनालिसिस पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा डेटा कम्प्लीटली क्लीन है या फिर नहीं। ओके, सो लेट्स फर्स्ट चेक कि हमारे डेटा में क्या क्या वैल्यूज़ हैं। सो पहले हम डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। तो जितने हमारे न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं सब फ्लोट्स में हैं। वॉल्यूम ऑब्जेक्ट है, ओके, डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्ट है, ब्रांड नंबर में है, वेंडर नेम ऑब्जेक्ट है, फाइन, एंड देन वेंडर सेल्स समरी। मिसिंग वैल्यू भी चेक कर लेते हैं इसी बात पे, इस नल डॉट सम। ओके, तो इन 4 कॉलम में 178 रिकॉर्ड्स में मिसिंग वैल्यू है। सो सेल्स क्वांटिटी, सेल्स डॉलर में मिसिंग वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि वो जो प्रोडक्ट हैं, वेंडर ने वो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो खरीदे तो बट सेल नहीं किए, तो इस वजह से हो सकता है कि वहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ हो। प्लस यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इंटीजर फॉर्म में है बट यहाँ पे उसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना होगा। तो 2 इनकन्सिस्टेंसी तो मिल गई हमें। अब हम एक बार वेंडर सेल्स समरी में वैल्यूज़ को भी देख लेते हैं। ओके, जो कैटेगोरिकल हैं उनमें वेंडर नेम आ जाता है, सो इसका हम यूनिक ले लेते हैं। ओके, तो वेंडर नेम में आप देख सकते हो कि इररेलेवेंट वाइट स्पेसेस हैं हर एक नेम के आगे, जिसको हमें रिमूव करना होगा। ओके, इसके अलावा दूसरा जो कॉलम था डिस्क्रिप्शन, वो भी हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का है तो उसकी भी यूनिक वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं। ओके, तो इसमें कोई भी ऐसा स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है, सो इट्स गुड। तो हमारे 3 इनकन्सिस्टेंसीज हो गए जिसको हमें रिमूव करना है। तो सबसे पहले तो हम वेंडर सेल समरी में जो वॉल्यूम कॉलम है उसका डेटा टाइप चेंज करते हैं। सो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट, एस टाइप क्या रहेगा इसका, फ्लोट ले लेते हैं। ओके, फ्लोट 64। नाउ हम वेंडर सेल समरी में जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं
उसको हम फिल करेंगे 0 से। 0 क्यों? क्योंकि अगर वो सेल नहीं हुआ है तो दैट मीन्स उसका जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। एंड हम वेंडर सेल्स समरी में से वेंडर नेम स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप कर देंगे, जिससे जो भी इरेलेवेंट वाइट स्पेसेस है वो रिमूव हो जाएगी। और इसको अगेन हम कॉपी कर देंगे कॉलम में। सो लेट्स चेक अगेन कि हमने इनकन्सिस्टेंसीज रिमूव की। ओके, यहाँ पे स्पेस देख सकते हैं आप, रिमूव हो चुका है। नाउ लेट्स सी द मिसिंग वैल्यूज़, ये भी रिमूव हो चुकी है। एंड द डेटा टाइप और वॉल्यूम का यहाँ पे आ गया फ्लोट 64। ना हमारे पास जितने भी कॉलम्स थे वो तो हमारे नॉर्मल टेबल्स में से मिल गए। अब कुछ ऐसे हमें कॉलम्स बनाने पड़ेंगे जो आगे हमें फर्दर एनालिसिस में हेल्प करेंगे। तो हम न्यू फीचर्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट, स्टॉक टर्नओवर, प्रॉफिट मार्जिन। ओके, तो इस तरीके के कुछ कॉलम्स हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। फर्स्टली वेंडर सेल्स समरी, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। एंड ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है डॉलर्स में। तो जितना सेल्स डॉलर था, अगर उसमें से हम परचेज डॉलर को माइनस कर दें तो वो हो जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट टोटल। और अगर किसी किसी ब्रांड का जो सेल्स डॉलर है, टोटल सेल्स डॉलर है, वो कम है परचेज डॉलर से, दैट मीन्स वहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है, क्योंकि वो माइनस में आएगा। ओके, सो टोटल परचेज डॉलर्स। लेट्स सी कि इसमें कोई नेगेटिव वैल्यूज़ तो नहीं है। इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट, तो कुछ ऐसे वेंडर हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका प्रॉफिट माइनस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। ओके, तो इसको हम बाद में आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट हम न्यू कॉलम एक क्रिएट करते हैं फॉर प्रॉफिट मार्जिन, जो कि हमारा परसेंटेज में रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, so this will give us the profit margin 100. Next, let's create another column, vendor sales summary, stock turnover। कितना ज़्यादा परचेज क्वांटिटी था और उसमें से कितना ज़्यादा सेल हुआ है। किसी वेंडर ने 10 प्रोडक्ट खरीदे हैं और 10 के 10 बेच दिए, तो वहाँ पे स्टॉक टर्नओवर 1 हो जाएगा। अगर उससे कम भेजे हैं तो पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ओके, तो मोस्टली ये 1 ही रहता है। अगर 1 से ज़्यादा है तो हो सकता है कि उसके पास पहले के कुछ स्टॉक अवेलेबल थे, कुछ क्वांटिटी अवेलेबल थी, उसको वो सेल कर रहा है। ओके, तो ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? वेंडर सेल्स समरी टोटल सेल्स क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल परचेज क्वांटिटी। एक और कॉलम हम क्रिएट कर लेते हैं फॉर आवर एनालिसिस, जो कि रहेगा सेल्स टू परचेज रेशियो। हो जाएगा टोटल सेल्स डॉलर्स डिवाइडेड बाय वेंडर सेल्स समरी टोटल परचेज डॉलर्स। तो ये 4 न्यू हमने फीचर्स ऐड किए हैं अपने समरी वाले टेबल में। हम इस टेबल को वापस से डेटाबेस में सेव करेंगे। तो एक तो तरीका है कि आप डायरेक्टली 2SQL का यूज़ करके डेटाबेस में सेव कर सकते हो, बट हम कंपनीज में जैसे टेबल सेव करते हैं वैसे यहाँ पे सेव करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम वहाँ पे क्या करते हैं कि टेबल क्रिएट करते हैं, एक एम्प्टी टेबल क्रिएट करते हैं यूजिंग क्रिएट टेबल क्वेरी। ओके, तो सबसे पहले तो हम कर्सर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे कर्सर कॉन डॉट कर्सर, हमारा कर्सर क्रिएट हो गया। नाउ हम अब क्वेरी लिखेंगे एक टेबल क्रिएट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्रिएट टेबल का क्वेरी लिखा है, क्रिएट टेबल वेंडर सेल्स समरी। ओके, दिस विल बी आवर टेबल नेम। और जितने भी कॉलम्स हैं यहाँ पे वेंडर सेल्स में, जितने कॉलम्स हैं उसको हमने यहाँ पे ऐड किया है विद देयर डेटा टाइप। तो वेंडर नंबर इंटीजर में, वेंडर नेम वेरकेयर हमने लिया एज 100। ओके, परचेज प्राइस डेसिमल में लिया है। तो इस तरीके से ही हम टेबल क्रिएट करते हैं।
तो इस तरीके से डेटाबेस में टेबल क्रिएट होता है। हर एक कॉलम के लिए मैंने नेम लिखा है उसका, प्लस उसकी डेटा टाइप लिखी है। प्राइमरी की क्या है हमारा, वेंडर नंबर और ब्रांड के कॉम्बिनेशन। ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ओके, तो अगर हम अभी pd.read करें जस्ट चेक करने के लिए कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर सेल्स समरी एंड कनेक्शन। सो यू कैन सी कि हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, बट इसमें कोई भी वैल्यूज़ नहीं है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देते हैं, वेंडर सेल्स समरी डॉट टू सीक्वल, और यहाँ पे ये हमारा रहेगा टेबल नेम कनेक्शन इफ एग्जिस्ट रिप्लेस एंड देन इंडेक्स इज फॉल्स। सो हमारा डेटा चला गया है एंड नाउ लेट्स सी। ओके, तो अब डेटाबेस में ये टेबल क्रिएट भी हो चुका है, प्लस उसमें डेटा भी आ चुका है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन क्रिएट द फाइनल टेबल आउट ऑफ डिफरेंट टेबल्स। अब जितने भी स्टेप्स हमने यहाँ पे परफॉर्म किए हैं, जो मेन स्टेप है फाइनल डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट तो स्टेप था ये कि हमें डेटा लेके आना है। ओके, दिस क्वेरी से, इस क्वेरी से हमें डेटा लेके आना, फाइनल टेबल क्रिएट करना है। देन हमें क्लीन करना है डेटा को। ओके, क्लीन करना है डेटा को और न्यू कॉलम्स को ऐड करना है एंड देन इंसर्ट करना है अपने डेटाबेस में। तो इसके लिए भी हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, इसका हम नाम रखेंगे गेट वेंडर समरी। पाइथन फाइल हम क्यों क्रिएट करते हैं, जो भी रिपीटेटिव टास्क रहता है उसको अगर हमें स्केड्यूल करना है तो उसके लिए हम स्क्रिप्टिंग यूज़ करते हैं। ओके, डेटा एनालिसिस में। तो इसके लिए भी हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, जो भी हमने मेन टास्क परफॉर्म किया है उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे SQLite 3 इंपोर्ट कर लिया है, पांडास इंपोर्ट किया है, लॉगिंग इंपोर्ट किया है। ओके, एंड यहाँ पे मैंने लॉगिंग भी ऐड कर दिया है। हमारा जो नेम रहेगा लॉग फाइल का वो रहेगा गेट वेंडर समरी डॉट लॉग। मोस्टली जो भी पाइथन फाइल रहती है उसी के नेम के बेसिस पे ही आपकी लॉग फाइल रहती है, ताकि पता चले कि इस पाइथन फाइल का ये लॉग फाइल है। ओके, और फाइल मोड हमने सेम अपेंड ही रखा है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है क्रिएट वेंडर समरी, जो कि कनेक्शन वेरिएबल को एज अ इनपुट ले रहा है। वेंडर सेल समरी यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग द सेम क्वेरी जो कि हमने नोटबुक में देखी थी, और उसी सेल समरी को वो रिटर्न कर देगा। तो इस फंक्शन से जब हम कॉल करेंगे तो हमें ये कंप्लीट डेटा एक वेरिएबल में मिल जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन जो मैंने क्रिएट किया है, ये फंक्शन है क्लीन डेटा के लिए। तो जैसे जैसे हमने स्टेप परफॉर्म किया था क्लीनिंग के लिए, प्लस न्यू फीचर्स को जो ऐड किया था, वो सब मैंने एक ही फंक्शन में डाल दिया है। तो जब पहला हमारा क्या रहेगा मेन, कि हमें पहले वेंडर समरी क्रिएट करना है क्वेरी की हेल्प से, एंड देन उसको क्लीन करना है। इंजेस्ट करने के लिए ऑलरेडी हमने एक पाइथन फाइल बना रखी है जिसमें एक फंक्शन है ingest db करके, फ्रॉम ingestion db import ingest db। तो जो हमने पहले पाइथन फाइल बनाई थी ingestion db, इसमें हमें ये वाला फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम इसको कॉल करेंगे इस पाइथन फाइल में। ओके, इसको हम यूज़ करेंगे इस पाइथन फाइल। सो मैंने यहाँ पे फर्स्टली कनेक्शन बनाया है इन्वेंट्री डीबी से। देन मैंने यहाँ पे लॉगिंग ऐड किया है कि क्रिएटिंग वेंडर समरी टेबल, यहाँ पे समरी, उसका टॉप 5 रिकॉर्ड्स भी हम प्रिंट करेंगे लॉगिंग में। देन क्लीनिंग डेटा, फिर यहाँ पे मैंने क्लीन डेटा वाले फंक्शन को कॉल किया है। ओके, एंड देन लास्ट में हमने ingest db वाले फंक्शन को कॉल किया है। तो इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं नोटबुक के अंदर ही। ओके, अगर आप VS कोड चलाते हो तो आप VS कोड से भी डायरेक्टली रन कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको रन करती हूँ। इसमें आप टाइम वाला भी फीचर डाल सकते हो कि आपको पता चलता रहे कि कब हमारा टेबल क्रिएट हुआ है, कब हमारा इंजेक्शन शुरू हुआ और कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है। किया था वो यहाँ पे आ गया क्रिएटिंग वेंडर समरी टेबल, और उसके बाद टॉप 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे प्रिंट हुआ है, एंड देन क्लीनिंग डेटा यहाँ पे शुरू हुआ है, फिर रिकॉर्ड प्रिंट हुआ है क्लीनिंग के बाद, एंड देन लास्ट में इंजेस्टिंग डेटा और कंप्लीटेड। तो इस तरीके से लॉगिंग भी हमने ऐड कर दिया और ये हमारी स्क्रिप्ट बन के कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि जो हमने क्लीन डेटा किया है, जो हमारा वेंडर समरी सेल्स टेबल है, जो फाइनल टेबल है, उस पर अब हम एक्चुअल एनालिसिस करने वाले हैं बेस्ड ऑन आवर बिजनेस प्रॉब्लम यूजिंग कंप्लीट पाइथन, जिसमें हम विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, रिसर्च क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे। क्रिएट अ न्यू नोटबुक एंड हम इसका नाम रखते हैं वेंडर परफॉर्मेंस एनालिसिस। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पांडास इंपोर्ट किया है, देन numpy, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड, वार्निंग्स ताकि कोई वार्निंग्स ना आए हमें,
एंड एसक्यूएलाइट 3 साईपाई से हमने टी टेस्ट इंपोर्ट किया है, जो कि हम आगे देखेंगे क्योंकि हमने इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी इंक्लूड किया है, एंड साईपाई से स्टैट्स मॉडल। ओके, सो इसको हमने रन कर दिया। नेक्स्ट हम लोड करेंगे डेटा सेट को। सो यहाँ पे मैंने कनेक्शन क्रिएट किया है एसक्यूएलाइट 3 से डॉट कनेक्ट इन्वेंट्री डॉट DB जो हमारा डेटाबेस है उससे, एंड देन सिंपली हमने कंप्लीट डेटा को फेच कर लिया विदाउट एनी कंडीशन। ओके, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर सेल समरी, और हमने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दी। सो ये हमारा DF में डेटा आ चुका है। इस डेटा को हम पहले तो एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमने जो अंडरस्टैंडिंग की थी वो टेबल के वैल्यूज़ पे अंडरस्टैंडिंग की थी, बट कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, किस टाइप के वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक रेंज करते हैं, कोई आउटलायर तो नहीं है, तो ये सब एक्सप्लोर करने के लिए हमें फिर से EDA करना पड़ेगा ऑन आवर फाइनल डेटा फ्रेम। सो यहाँ पे मैंने EDA के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है। So exploratory data analysis. So previously we examined the various tables in the database to identify key variables, understanding the relationship, determine which one should be included in the final analysis. तो इस टाइप का EDA हमने किया था just to find the variables and relationship. अभी हमें क्या करना है EDA में? We will analyze the resultant table to gain insight into the distribution of each column, help us understand data patterns, identify anomalies and ensure data quality before proceeding with further analysis. Okay, तो सबसे पहले तो हम summary statistics देखते हैं। summary statistics, ये जितने भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पॉइंट्स, ये सब आपको फाइनल जो मैंने नोटबुक फाइल बना रखी है इस प्रोजेक्ट के लिए, और जितनी भी स्क्रिप्टिंग है ये सब आपको कंप्लीट एक जिप फाइल में मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम समरी स्टैटिस्टिक्स कैसे देखते हैं। सबसे पहला जो टर्म है, सबसे पहला काम हमें यही करना होता है, जब भी डेटा मिले उसका समरी स्टैटिस्टिक्स देखिए। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलम्स हैं तो हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं .t से। नाउ एवरी कॉलम इज इन इंडेक्स, एंड जो इंडेक्स था वो हमारा बन गया है कॉलम। तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट देखें, जैसा हमने बात किया था कि वो नेगेटिव में हमको दिख रहा है। ओके, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि वो लॉस में गया है। प्लस यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी इन्फिनिटी, नैन वैल्यू दिख रही है, इन्फिनिटी दिख रही है, क्योंकि ये 0 से डिवाइड हुई है, दैट इज़ वाई यहाँ पे इन्फिनिटी दिख रही है। एंड टोटल सेल्स क्वान्टिटी, ये सब जितने भी वैल्यूज़ यहाँ पे आपको दिख रही हैं 0 हैं। दैट मीन्स कि जितने भी प्रोडक्ट थे वो परचेज तो हुए हैं बट कभी सोल्ड नहीं हुए, दैट इज़ वाई यहाँ पे इनका वैल्यू 0 आ रहा है, मिनिमम वैल्यू। ओके, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं। मैक्सिमम वैल्यूज़ यहाँ पे हमें सही से दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स प्लॉट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ रेंज कर रही है और कोई आउटलायर तो नहीं है। सो मैंने यहाँ पे हिस्टोग्राम के लिए कोड लिखा है। न्यूमेरिकल कॉलम्स को पहले तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ओके, जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं वो न्यूमेरिकल कॉलम्स करके एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग का कोड लिखा है। पहले तो फिगर की साइज सेट की है 15 to 10, एंड देन यहाँ पे सब प्लॉट्स में, क्योंकि बहुत सारे कॉलम हैं तो सब प्लॉट्स में हम हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे फॉर एवरी कॉलम, और उसका टाइटल रख देंगे कॉलम नेम। सो लेट्स रन दिस। तो इस तरीके का आपको हिस्टोग्राम कुछ देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे कॉलम्स में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे सिंगल बिन का मतलब क्या है कि बहुत सारे आउटलायर्स प्रेजेंट हैं जो 4000 से भी ज़्यादा डॉलर परचेज़ किए हैं। अब ये हो सकता है इसका कारण कि जो ब्रांड है उसका प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ बहुत प्रीमियम ब्रांड्स हैं, दैट इज़ वाई उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है, और परचेज़ प्राइस, एक्चुअल प्राइस, ये सब क्या है, को रिलेटेड हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा रेंज पे वैरी कर रहे हैं। सेम फॉर वॉल्यूम, टोटल परचेज क्वांटिटी, टोटल परचेज डॉलर, सेल्स क्वांटिटी। ओके, एंड यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन तो आपको एकदम इनफाइनाइट देखने को मिल जाता है नेगेटिव में। तो अब आउटलायर्स को हम विजुलाइज करते हैं बॉक्स प्लॉट की हेल्प से भी। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स प्लॉट के लिए भी कोड लिखा है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे जो हिस्टोग्राम के लिए किया था वही किया है यहाँ पे, बस यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है बॉक्स प्लॉट को। ओके, हिस प्लॉट से बॉक्स प्लॉट से रिप्लेस कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमें अलग अलग सब प्लॉट्स में बॉक्स प्लॉट देखने को मिल जाता है फॉर एवरी कॉलम। हर एक कॉलम में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं। सो जो भी मैंने ऊपर एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे इनसाइट लिखे हैं समरी स्टैटिस्टिक्स में से। तो समरी स्टैटिस्टिक्स में जो नेगेटिव एंड जीरो वैल्यूज़ हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया था, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिख दिया, मेंशन कर दिया है। आउटलायर्स में मैंने यहाँ पे लिखा है लाइक परचेज एंड एक्चुअल प्राइस, मैक्स वैल्यूज़ इतना है, दैट इज़ सिग्निफिकेंटली हायर देन द मीन,
24.39 एंड 35.64, मीन इतना कम है एंड मैक्सिमम वैल्यू इतनी ज़्यादा है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा आउटलायर्स प्रेजेंट हैं। फ्राइट कॉस्ट में भी हमें देखने को मिल जाता है, ओके, दैट मीन्स कि कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिनका बल्क में शिपमेंट हो रहा है या फिर जो प्राइस है शिपमेंट का वो बहुत ज़्यादा है, ओके। स्टॉक टर्नओवर आपको मिल जाता है रेंज फ्रॉम 0 to 274.5, दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट सेल हो रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट सोल्ड हो रहे हैं, बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लाइक इन्वेंट्री में अभी तक बचे ही हुए हैं, ओके। एंड 1 से ज़्यादा है जो स्टॉक, और अगर स्टॉक टर्नओवर किसी ब्रांड का 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि उसके पास पुराने स्टॉक भी थे जो कि वो इस साल जो हमने 1 ईयर का लाइक रिकॉर्ड लिया है फ्रॉम 2024 के स्टार्टिंग से 2024 के लास्ट तक, उतने में कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट थे जो पहले से स्टॉक में थे, उसको वो सोल्ड कर रहा है इस ईयर में, ओके। दैट इज़ वाई इट इज़ मोर देन 1। इस एनालिसिस के बेसिस पे हमें ऐसे वैल्यूज़ चाहिए, ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जिसका ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन एंड टोटल सेल्स क्वांटिटी एटलीस्ट 0 से ज़्यादा हो, उन्हीं पे हमें एनालिसिस करना है। अगर आप नॉर्मली किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते, इतने सारा आउटलायर देख के आप सारे आउटलायर्स रिमूव कर देते, राइट, बट हमें ऐसा नहीं करना है। ये जो आउटलायर्स हैं, हो सकता है ये प्रीमियम ब्रांड्स के हों, तो हमें वैसे ब्रांड भी आइडेंटिफाई करना है। तो हम आउटलायर्स ये सारे रिमूव नहीं करेंगे, जो इनकंसिस्टेंट आउटलायर है उसी को रिमूव करेंगे, जिससे कि ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन जो लाइक 0 से नीचे हैं, टोटल सेल्स क्वांटिटी जो 0 है, ऐसे प्रोडक्ट को नहीं लेना है जो सोल्ड ही नहीं हुए हैं, ओके। तो वो सब हम फिल्टर आउट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक SQL क्वेरी लिखी है जस्ट टू फिल्टर आउट द डेटा, ओके, क्योंकि हम डेटा में से डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ उतनी ही डेटा लेके आएंगे SQL में, डेटाबेस में से जितने हमें ज़रूरी हैं, ओके, रिमूविंग द इनकन्सिस्टेंसीज। तो मैंने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन एंड टोटल सेल्स क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0 रख दिया है। नाउ आवर न्यू डेटा फ्रेम इज दिस। तो इसमें हमें 8565 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। अर्लियर हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स थे? 10,600 समथिंग। तो इतना हमारे पास डेटा आ गया। नाउ लेट्स अगेन प्लॉट द डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट आफ्टर क्लीनिंग द डेटा। तो प्रॉफिट मार्जिन का आप रिकॉर्ड देख सकते हो कि एकदम 0 से 100 तक का आ गया है। नाउ लेट्स सी कि अपने डेटा में सबसे ज़्यादा किस वेंडर का डेटा प्रेजेंट है और सबसे ज़्यादा किस प्रोडक्ट का डेटा प्रेजेंट है, ओके। तो उसके लिए हम काउंट प्लॉट कर सकते हैं। 2 ही प्लॉट हमें प्लॉट करना है, तो हम उसको साइड बाय साइड भी प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 सब प्लॉट क्रिएट किया है। फर्स्ट वाला वेंडर नेम पे होगा, सेकेंड वाला डिस्क्रिप्शन पे होगा। डिस्क्रिप्शन क्या है? प्रोडक्ट का नेम, ओके। और टॉप 10 कैटेगरीज ही हम ले रहे हैं, सिर्फ टॉप 10 देखना है कि कौन से ऐसे टॉप 10 वेंडर्स हैं, और डिस्क्रिप्शन है जिसका हमारे पास वो जो 8000 रिकॉर्ड्स है उसमें सबसे ज़्यादा डेटा है, ओके। तो इससे जस्ट हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड से पता कर सकते हैं। मार्टिनेटी कंपनीज़ हैं, MS वॉकर है, अल्ट्रा बेवरेज है, ये सारी कंपनीज़ के नेम हैं। और यहाँ पे आ जा रहा है प्रोडक्ट का नेम, ओके, जिम बेम, सॉदर्न कंफर्ट, ओके, बकार्डी सुपीरियर रम। सो ये हमारे पास आ गया वेंडर नेम एंड प्रोडक्ट नेम का जो टॉप 10 कैटेगरीज़ हैं। तो हमने देख लिया डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूमेरिकल का भी एंड कैटेगोरिकल का भी। अब हमें क्या देखना है? अब हम किस में इंटरेस्टेड हैं कि कितना रिलेशनशिप है इन सब वेरिएबल्स का आपस में। जो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं उन सबका कितना ज़्यादा रिलेशनशिप है आपस में। हीट मैप इज़ द बेस्ट वे टू प्लॉट द को रिलेशन बिटवीन एनी 2 न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। तो हीट मैप मैंने कैसे प्लॉट किया है? सिंपली मैंने फिगर का साइज सेट किया है। को रिलेशन हम कैसे निकालते हैं? डॉट कोर करके यहाँ पे फंक्शन है। तो न्यूमेरिकल कॉलम्स मैंने यहाँ पे पास किया है, तो सिर्फ ये न्यूमेरिकल कॉलम्स पे ही वर्क करेगा। एंड देन मैंने हीट मैप वाला फंक्शन यूज़ किया है सी बॉन्ड का, उसमें कोरिलेशन मैट्रिक्स पास कर दिया है नॉट इक्वल्स टू ट्रू। और कितना नॉट इक्वल्स टू ट्रू से क्या होता है? ये जो वैल्यूज़ दिख रही हैं ये वैल्यूज़ दिखती हैं, ओके। कितने डेसिमल पॉइंट तक लिखनी चाहिए ये मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दिया है। यहाँ पे मैंने कलर पैलेट चूज़ किया है एंड देन लाइन की विड्थ क्या रहेगी। सिंपल टाइटल मैंने सेट किया एंड देन शो। सो दिस इज़ द कोरिलेशन हीट मैप। तो मैंने कोरिलेशन के भी इंसाइट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं फ्रॉम दिस कोरिलेशन हीट मैप। तो परचेज प्राइस जो है और टोटल सेल्स डॉलर, इसका अराउंड 0.-0.01, ओके, इतना इसका है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट का -0.016। दैट मीन्स प्राइस वेरिएशन डू नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट सेल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट। तो इससे क्या पता चल रहा है कि परचेज प्राइस में भी अगर हम कुछ डिफरेंस लाते हैं, जैसे कि अगर हम वेंडर को सेल कर रहे हैं, ओके, और हमने परचेज प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है या फिर प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। सो दैट आर नॉट कोरिलेटेड,
नेक्स्ट क्या हमने ऑब्जर्वेशन देखा कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इज बिटवीन द टोटल परचेज क्वांटिटी एंड टोटल सेल्स क्वांटिटी, कन्फर्मिंग एफिशिएंट इन्वेंट्री टर्नओवर। दैट मीन्स स्टॉक में जितना भी प्रोडक्ट है वो सब सेल होता जा रहा है। Negative correlation between profit margin and total sales price, that suggests that as sales price increase, margins decrease, possibly due to competitive pricing pressure. तो जैसे जैसे सेल्स प्राइस इंक्रीज होता है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्रीज होने लगता है। बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता, बिकॉज यू कैन सी द कोरिलेशन कोफिशिएंट इतना ज़्यादा हाई भी नहीं है नेगेटिव में, बट लिटिल मच डिफरेंस तो आता ही है। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टॉक टर्नओवर हैज़ weak negative correlation with both gross profit and profit margin, indicating that faster turnover does not necessarily result in higher profitability. Now अब हमें रिलेशनशिप पता चल गया किस किस वेरिएबल में क्या क्या रिलेशनशिप है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। नाउ इज द टाइम कि हम रिसर्च क्वेश्चन सॉल्व करें दैट कैन हेल्प अस इन अप्रोचिंग सॉल्यूशन टू आवर बिजनेस प्रॉब्लम। तो सबसे पहला हमारा बिजनेस प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई ब्रांड्स that needs promotional or pricing adjustment which exhibit lower sales performance but higher profit margin। तो हमें ऐसे ब्रांड को आइडेंटिफाई करना है जिनका सेल्स परफॉर्मेंस लोअर था बट उनकी प्रॉफिट ज़्यादा हुई है। ओके, तो उनको प्रमोशनल या फिर प्राइसिंग एडजस्टमेंट की नीड हो सकती है। तो ऐसे ब्रांड को पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। बाय करते हैं ब्रांड्स पे, दैट इज़ डिस्क्रिप्शन। ओके, एंड एग्रीगेशन हम लगाएंगे। सबसे पहला एग्रीगेशन हम लगाएंगे किस पे, टोटल सेल्स डॉलर्स पे, और इसको हम करेंगे सम। नेक्स्ट हम प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं, प्रॉफिट मार्जिन, और इसका हम यूज़ करेंगे मीन, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो इसका मीन मीनिंगफुल होगा। सो ये हमारे पास कुछ डेटा आ जाता है, 7000 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं। इसको हम रीसेट इंडेक्स कर देते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज़ द डेटा। सो ये एक तरीके से हो गया हमारा ब्रांड परफॉर्मेंस डेटा। ओके, अब हमें आइडेंटिफाई करना है ब्रांड्स को। ओके, तो हमें कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करनी पड़ेगी कि इतने से अगर ज़्यादा होगा तो वो ब्रांड लाइक जिनको प्रमोशनल नीड है वो वाले ब्रांड हैं, और अगर नहीं तो फिर वो दूसरे ब्रांड्स हैं। ओके, तो हम थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करते हैं। सो ब्रांड परफॉर्मेंस टोटल सेल्स डॉलर पे पहले हम करते हैं। टोटल सेल्स डॉलर क्या है, जो हमारा कम हो। ओके, लोअर सेल्स परफॉर्मेंस, तो हम यूज़ करेंगे क्वांटाइल 0.15। सो लो सेल्स थ्रेशोल्ड हमने रखा है कि 15% से कम होना चाहिए। ओके, 15% से कम होना चाहिए। एंड सिमिलरली हमें हाई मार्जिन रखना है। ओके, प्रॉफिट हाई होना, प्रॉफिट का थ्रेशोल्ड हाई होना चाहिए। सो हाई मार्जिन थ्रेशोल्ड, एंड यहाँ पे हम ले लेंगे प्रॉफिट मार्जिन, और वो 85% से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमारा लो सेल्स थ्रेशोल्ड आ जाता है इतना, एंड हाई मार्जिन थ्रेशोल्ड आ जाता है ये। ओके, 64% से अगर ज़्यादा है एंड $560 से कम है तो वो ब्रांड्स हैं जिन्हें हमें टारगेट करना है। सो मैंने यहाँ पे फिल्टर के लिए कंडीशन लिख दिया है ब्रांड परफॉर्मेंस, एंड देन इसके अंदर ब्रांड परफॉर्मेंस टोटल सेल्स डॉलर पे हमने फिल्टर लगाया है कि उससे कम होना चाहिए, लो सेल्स थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए, एंड प्रॉफिट मार्जिन हाई मार्जिन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम टारगेट ब्रांड्स कह रहे हैं। तो लेट्स प्रिंट। तो 7000 रिकॉर्ड्स में से, 7000 ब्रांड्स में से, यूनिक ब्रांड में से हमें 198 ऐसे ब्रांड मिल रहे हैं जिनका जो सेल्स है वो काफ़ी लो है बट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हाई है। ओके, तो ऐसे ब्रांड्स को प्रमोशनल नीड है, उनके प्राइसिंग एडजस्टमेंट करने की नीड है। ओके, ताकि सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा हो पाए। नाउ लेट्स क्रिएट दिस यूजिंग स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट से हम एकदम करेक्ट लाइन देख सकते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर कितने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं और थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे कितने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्कैटर प्लॉट क्रिएट किया है ब्रांड परफॉर्मेंस के ऊपर टोटल सेल्स डॉलर। ओके, एंड देन द सेकेंड वन इज़ द टारगेट ब्रांड। तो टारगेट ब्रांड को मैंने कलर रेड दिया है, एंड जो नॉर्मल जितने भी ब्रांड्स हैं वो ब्लू कलर्ड हैं। ओके, उसका अल्फ़ा मैंने 0.2 रखा है ताकि वो थोड़ा सा लाइट कलर में दिखे। एंड देन मैंने यहाँ पे लाइन सेट की है हाई मार्जिन और लो मार्जिन की। ओके, सो लेट्स प्रिंट द, सो यू कैन सी कि जितने भी ब्रांड्स हैं हमारे वो इस लाइन के राइट साइड में बिलोंग करते हैं। ओके,
तो आउटलायर्स होने की वजह से टोटल सेल्स डॉलर में हमें कुछ इस तरह का फिगर मिल रहा है। तो लेट्स फिल्टर आउट द टोटल सेल्स डॉलर जस्ट फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन। हमें रिमूव नहीं करना है, जस्ट फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन हम यहाँ पे ब्रांड परफॉर्मेंस को फिल्टर आउट कर रहे हैं और हम सिर्फ 10,000 से कम का ही टोटल सेल्स डॉलर ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये आपके ब्रांड वैल्यूज़ हैं, ओके, टारगेट ब्रांड वैल्यूज़ हैं। तो इसको जब हम डैशबोर्ड पे क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हमें माउस होवर करने पे भी डायरेक्टली नेम दिख जाएगा ब्रांड का, ओके। सो दैट इज़ वाई वी आर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ प्लॉट, ओके। सो दिस इज आवर सेकेंड रिसर्च क्वेश्चन, which vendors and brands demonstrate the highest sales performance। ओके, तो ये सिंपल हमें वेंडर और ब्रांड को आइडेंटिफाई करना है जिसका सेल्स परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा था। तो सिंपली हम यहाँ पे ग्रुप बाय कर देंगे, वेंडर नेम पे, डिस्क्रिप्शन पे, टोटल सेल्स डॉलर का सम ले लेते हैं एंड टॉप 10 लेते हैं, ओके। एंड लार्जेस्ट से हम टॉप 10 रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट कर लेंगे। सो दीज आर द टॉप वेंडर्स एंड टॉप ब्रांड्स, ओके। बट अभी अगर आप देखो तो ये जो डॉलर की वैल्यूज़ हैं ये कंप्लीट लाइक नंबर्स में है, बट इसको अगर हमें मोर रीडेबल बनाना है तो हम इसको थाउजेंड्स में, लाइक के, मिलियंस, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लिख देते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू रहेगी तो वहाँ पे वो m से रिप्लेस हो जाएगा, अगर 1000 से बड़ी रहेगी तो वो k से रिप्लेस हो जाएगा, ओके। तो सिंपली अगर हमें अप्लाई करना है इस फंक्शन को, टॉप ब्रांड्स डॉट अप्लाई लैम्डा फंक्शन यूज़ करेंगे हम, लैम्डा x, एंड देन जो हमारा फंक्शन नेम था, क्या था फंक्शन नेम, फॉर्मेट डॉलर्स, ओके, फॉर्मेट डॉलर्स, और हम इसमें पास कर देंगे x। तो अब हमें पहले जो नंबर्स में दिख रहा था, अब हमें वो पता चल रहा है कि ये 7.96 मिलियन है, 7.40 मिलियन है, 7.21 मिलियन है, ओके। तो इस तरीके से ये मोर रीडेबल है क्योंकि नंबर्स में हमें काउंट करना पड़ेगा कि कहाँ से मिलियन शुरू हो रहा है, कहाँ से 1000 शुरू हो रहा है, करेक्ट। तो अब हम इन दोनों डेटा को प्लॉट करते हैं यूजिंग बार प्लॉट। सो मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है टॉप वेंडर्स के लिए एंड टॉप ब्रांड्स के लिए। तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बार प्लॉट सिंपली हम बार प्लॉट को प्लॉट कर रहे हैं। टॉप वेंडर्स के इंडेक्स को मैं ऑन द वाई ले रही हूँ, एक्स एक्सिस पे उनके वैल्यूज़ को ले रही हूँ, ओके। और बार के आगे जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, उसको एज अ टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा है ताकि जो भी बार का विड्थ है, हाइट है, उसके अकॉर्डिंग उसके आगे वो वैल्यू आ जाए। एंड फॉर्मेट डॉलर्स का भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। सो लेट्स रन दिस। नाउ यू कैन सी टॉप 10 वेंडर्स बाय सेल्स एंड टॉप 10 ब्रांड्स बाय सेल्स। तो यहाँ पे आपको मिलियंस में रिकॉर्ड देखने को मिल जा रहा है और यहाँ पे भी सेम, ओके। तो सबसे टॉप पे है जैक डैनियल्स का, जिसका लाइक सेल्स है 7.96 मिलियन। और कौन से वेंडर का है, डिएगो करके वेंडर है जिसका 67 मिलियन सेल्स हो रखा है। नाउ द थर्ड रिसर्च क्वेश्चन इज विच वेंडर्स कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू टोटल परचेज डॉलर, ओके। तो इसके लिए हम ग्रुप बाय अगेन यूज़ करेंगे, ओके। ग्रुप बाय वेंडर नेम डॉट एग्रीगेट फंक्शन, इसके अंदर आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट। अब हमें कौन से कॉलम पे क्या यूज़ करना है ये हम कर्ली ब्रैकेट से डाल सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं टोटल परचेज डॉलर्स, ओके, और ये हो जाएगा सम। देन हम ले लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एंड ये अगेन सम, एंड लास्ट इज टोटल सेल्स डॉलर्स, इसको भी हम ले लेते हैं सम, ओके। सो ये आ गया हमारा हर एक वेंडर के लिए टोटल परचेज डॉलर, ग्रॉस प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स डॉलर डॉट रीसेट इंडेक्स। So let's call this data frame as vendor performance, ओके। अब हमें निकालना है कि लाइक कंट्रीब्यूशन निकालना है, ओके। हर एक वेंडर का कितना % कंट्रीब्यूशन है परचेज की तरफ। तो हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे वेंडर परफॉर्मेंस के अंदर ही, परचेज कंट्रीब्यूशन, और ये रहेगा परसेंटेज में। और ये कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, सेम डेटा फ्रेम में जो हमने टोटल परचेज डॉलर का सम निकाला है हर एक वेंडर के लिए, वो डिवाइडेड बाय जो एग्जैक्ट टोटल है, कंप्लीट सारे वेंडर्स का जितना भी टोटल आया है वो। तो इससे क्या पता चल जाएगा, सपोज़ कि टोटल परचेज डॉलर 100 है, ठीक है, और 5 to 10 आपके पास वेंडर्स हैं। तो ऐसे कौन से वेंडर हैं जिसने सबसे ज़्यादा डॉलर परचेज़ किया है, उसका क्या परसेंटेज है, ठीक है। सपोज़ एक वेंडर है जिसने लाइक $30 का
परचेज़ किया है। तो $30 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि 30% उसने कंट्रीब्यूशन किया है टोटल परचेज डॉलर्स में, जो कि था 100। ओके, तो ऐसे हमारे निकल जाता है परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ परचेज। ओके, यहाँ पे डॉट सम होगा। तो यहाँ पे ये परसेंटेज वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट वैल्यूज़ किस पे करते हैं? परचेज कंट्रीब्यूशन पे। कंट्रीब्यूशन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिख दी है मैंने, कंट्रीब्यूशन परसेंट। ओके, एंड असेंडिंग हम रखेंगे इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ये रीडेबल तो है नहीं, तो इसको हम राउंड कर देते हैं, राउंड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, अब यहाँ पे भी आपको जो डॉलर्स दिख रहे हैं, ये तीनों जो कॉलम्स हैं ये तीनों डॉलर्स में हैं, तो इस पर हम फॉर्मेट डॉलर जो हमने फंक्शन बनाया था उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे तीनों कॉलम पे अप्लाई कर दिया फॉर्मेट डॉलर वाला फंक्शन, एंड हम सिर्फ टॉप 10 वेंडर्स को लेंगे। ओके, सो ये आ गया टॉप 10 वेंडर्स, और ये पहले हम सेव कर देते हैं वेंडर परफॉर्मेंस के अंदर, ताकि जितने भी वैल्यूज़ हैं वो राउंड ऑफ टू 2 हो जाएं। एंड नाउ यू कैन सी कि कितना ज़्यादा सही से ये पता चल रहा है कि कितना टोटल सेल्स डॉलर था, परचेज डॉलर था मिलियंस में। ओके, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है डिएगो का, 16% कंट्रीब्यूशन है। मार्टिनेटी का 8% है, एंड अगेन लास्ट जो टॉप 10 में आ रहा है उसका 3% कंट्रीब्यूशन है। तो इनके कंट्रीब्यूशन को हम बार चार्ट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ओके, प्लस इसके अलावा जो टॉप 10 वेंडर्स हैं इनका जो टोटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ओके, कि जो टॉप 10 के वेंडर्स हैं वो टोटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और रिमेनिंग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी इंफॉर्मेशन हम इससे निकाल सकते हैं। तो टोटल वेंडर्स कितने हमारे पास थे? अराउंड 100 समथिंग थे, राइट। वेंडर परफॉर्मेंस डॉट शेप कितने? 119 समथिंग है। और टॉप 10 का जो परचेज कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है इसका सम हम ले लेते हैं एक बार। टॉप वेंडर्स डॉट सम 66%। तो 119 वेंडर्स में से सिर्फ 10 ही वेंडर ऐसे हैं जो मोर देन 50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं परचेज में, टोटल परचेज में कंपनी के, राइट। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जितने भी लो वेंडर्स हैं बहुत कम प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर रेगुलर नहीं है। तो इन दोनों ही इन्फॉर्मेशन को अगर हमें एक चार्ट से दिखाना है तो हम पेरेटो चार्ट को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम बार चार्ट प्लस एक क्यूमुलेटिव ग्राफ दिखा सकते हैं कि कितना टोटल परसेंटेज जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन रख दिया है। क्यूमुलेटिव समेशन तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट पहले ये रखता है वैल्यू, फिर उसके बाद जो सेकंड वैल्यू वो ऐड होके इसमें आ जाता है, थर्ड वैल्यू ऐड होके इसमें आ जाता है, इस तरीके से लास्ट में टोटल वैल्यूज़ आ जाती है। ओके, तो ये क्यूमुलेटिव सम है। अब इसको प्लॉट करने के लिए मैंने यहाँ पे पेरेटो चार्ट का यूज़ किया है कि कैसे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले तो हम बार प्लॉट करेंगे जो वेंडर्स हैं उनके टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए, जो परसेंट कंट्रीब्यूशन है, एंड देन हम यहाँ पे लाइन प्लॉट करेंगे क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया है। अब परचेज कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से आ रहा है, प्लस मैंने यहाँ पे जो फिगर प्लॉट किया था इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। तो एक ही फिगर में आपको दो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, हर एक वेंडर का कितना परचेज कंट्रीब्यूशन है एंड टॉप 10 वेंडर्स का कितना टोटल परचेज कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ टोटल प्रोक्योरमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द टॉप वेंडर्स। व्हाट इट मीन्स, जो हमने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन शो की है 6% वाली, उसी का हमें टॉप वेंडर्स का टोटल प्रोक्योरमेंट निकालना है। तो मैंने परचेज कंट्रीब्यूशन का सिंपली यहाँ पे सम ले लिया है। तो यू कैन सी कि टोटल कितना है, 65.69% है। ओके, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 100 माइनस 65.69%। अब इसको शो करने के लिए हम एक पाई चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, डोनट चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको डोनट चार्ट के फॉर्म में शो करेंगे। सो मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है। सबसे पहले तो हम लिस्ट कर रहे हैं वेंडर्स को, टॉप 10 जो वेंडर्स हैं उनका वेंडर्स करके एक वेरिएबल में लिस्ट स्टोर कर रहे हैं नेम का। फिर परचेज कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। ओके, देन टोटल कंट्रीब्यूशन, सम ऑफ परचेज कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन 100 माइनस टोटल कंट्रीब्यूशन। ओके, तो सिंपली मैंने यहाँ पे पाई चार्ट के लिए कोड लिख दिया है। ना यू कैन सी कि हमारा इस टाइप का फिगर बन के आ जाता है। 65.69% टोटल है एंड अदर वेंडर्स का 34.3% है। इस तरीके से भी आप
इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी द अनदर वे ऑफ शोइंग द सेम इंफॉर्मेशन. नाउ द नेक्स्ट रिसर्च क्वेश्चन इज, डज परचेजिंग इन बल्क रिड्यूस द यूनिट प्राइस एंड व्हाट इज द ऑप्टिमल परचेज वॉल्यूम फॉर कॉस्ट सेविंग. तो यहाँ पे हम क्या निकालना चाहते हैं कि जैसे कि सपोज आप भी कुछ खरीदते हो, तो अगर आप बल्क में खरीदते हो तो आप बार्गेन करके हर एक आइटम का प्राइस कम करवा लेते हो. करेक्ट, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो टोटल हो रहा है वो 1500 में हो रहा है, बट आप 5 to 6 आइटम्स खरीद रहे हो, तो आप शॉपकीपर से बोल देते हो कि मैं तो इतने सारे सामान ले रहा हूँ तो मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दो. करेक्ट, तो हर एक प्राइस का जो यूनिट प्राइस होता है वो रिड्यूस हो जाता है. तो क्या ऐसा हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या ऑप्टिमल परचेज वॉल्यूम है कॉस्ट सेविंग के लिए, ये हमें पता करके कंपनी को बताना है. करेक्ट, तो दैट इज़ द रिसर्च क्वेश्चन. एंड यू कैन सी जितने भी रिसर्च क्वेश्चन है ये सब किसके अराउंड घूम रहे हैं, वेंडर परफॉर्मेंस के ही अराउंड घूम रहे हैं, क्योंकि हमें उससे रिलेशनशिप को इंक्रीज करना है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको और ज़्यादा सेल करना है. करेक्ट, सबसे पहले हम यूनिट परचेज प्राइस निकाल लेते हैं. यूनिट परचेज प्राइस, टोटल परचेज डॉलर, ओके, एंड डिवाइडेड बाय DF, टोटल परचेज क्वांटिटी. कितना परचेज हुआ है एंड कितना क्वांटिटी पे किया गया है, इससे हमें एक क्वांटिटी का प्राइस मिल जाएगा. ओके, यूनिट प्राइस मिल जाएगा. सो यहाँ पे हमें यूनिट परचेज प्राइस मिल जाता है एक कॉलम. तो हमने यहाँ पे क्यू कट का यूज़ करके टोटल परचेज क्वांटिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. 3 किसके बेसिस पे, क्वांटाइल्स के बेसिस पे. तो ये इक्वल बकेट्स क्रिएट कर देगा और ऑर्डर साइज में इसको सेव कर देगा. सो यहाँ पे हम ऑर्डर साइज देख सकते हैं, ऑर्डर साइज, ओके, लार्ज, मीडियम, स्मॉल करके आ गया है. इसके साथ हम एक और कॉलम प्रिंट करके देख लेते हैं, टोटल परचेज क्वांटिटी. ओके, सो यू कैन सी कि यहाँ पे ये कह रहा है लार्ज क्वांटिटीज़ में परचेज हुए हैं, दीज आर द स्मॉल वन. ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बकेटाइज कर लिया है बेस्ड ऑन द क्वांटाइल बेसिस. तो अब हमें क्या करना है कि जो हमने कैटेगरीज बनाई हैं, स्मॉल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी, इसके बेसिस पे हमें यूनिट जो परचेज प्राइस है उसका मीन निकालना है कि किस परचेज क्वांटिटी की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा यूनिट परचेज प्राइस लगता है. ओके, तो हम यहाँ पे सिंपली ग्रुप बाय करेंगे. DF ग्रुप बाय किस पे कर रहे हैं हम, ऑर्डर साइज पे, ऑर्डर साइज. इससे हमें हर एक ऑर्डर साइज का जो मीन है यूनिट परचेज प्राइस वो मिल जाएगा, यूनिट परचेज प्राइस. ओके, डॉट मीन. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल का परचेज प्राइस क्या है, 39, मीडियम का कितना है, 15, एंड लार्ज का क्या है, $10. इसी को अगर हम बॉक्स प्लॉट की हेल्प से प्लॉट करें तो तीनों का आप देख सकते हो, स्मॉल का कितना ज़्यादा आउटलायर्स है, मीडियम का एंड लार्ज का ये है. तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें कि जितना ज़्यादा वेंडर्स परचेज कर रहे हैं उतना ही कम यूनिट परचेज प्राइस लग रहा है. तो जितना ज़्यादा वो बल्क में परचेज कर रहे हैं उतना ही कम प्राइसिंग लगता है हर एक यूनिट के लिए. अगर हम बल्क प्राइसिंग की स्ट्रेटजी को और इम्प्रूव करेंगे तो वेंडर्स और इंकरेज होंगे ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने में. मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं फ्रॉम द अबव इनसाइट. वेंडर्स बाइंग इन बल्क, दैट इज़ लार्ज ऑर्डर साइज, गेट द लोवेस्ट यूनिट रेट, जो कि जैसे मैंने बताया अभी, मीनिंग हायर मार्जिन्स इफ़ दे कैन मैनेज इन्वेंट्री एफिशिएंटली. करेक्ट. The price difference between small and large order is substantial, like 72% reduction in the unit cost. And this suggests that bulk pricing strategies successfully encourage vendors to purchase in large volumes, leading to higher overall sales despite lower per unit revenue. करेक्ट. तो जितना ज़्यादा वो बल्क में परचेज करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा. नाउ द नेक्स्ट रिसर्च क्वेश्चन इज, विच वेंडर्स हैव लो इन्वेंट्री टर्नओवर इंडिकेटिंग एक्सेस स्टॉक एंड स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स. जिसका सबसे कम इन्वेंट्री टर्नओवर होगा, इसका मतलब उसके पास स्टॉक ज़्यादा है बट वो सेल नहीं कर पा रहा सही से. तो सबसे पहले तो हमें ऐसे वेंडर्स लेने हैं जिनका स्टॉक टर्नओवर 1 से लेस हो. ओके, स्टॉक टर्नओवर लेस देन 1. वाई? बिकॉज हमें पहले उन्हीं पे एनालिसिस करना है, क्योंकि 1 से ज़्यादा है इसका मतलब उनके पास स्टॉक ही ज़्यादा है. ओके, एंड उसको वो मूव भी कर पा रहे हैं. सो इस पे हमें यूज़ करना है कितने, 4229 रिकॉर्ड्स हैं आउट ऑफ 8000. इस पे हम ग्रुप बाई करेंगे वेंडर नेम पे एंड स्टॉक टर्नओवर
का ले लेंगे हम यहाँ पे मीन। ओके, तो यहाँ पे हमें हर एक वेंडर का स्टॉक टर्नओवर मीन निकल के आ जाता है। एंड नाउ वी विल सॉर्ट वैल्यूज। यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली डू द ग्रुप बाय एंड नॉट फिल्टरिंग द डेटा। दिस इज जस्ट आई वॉन्ट टू शो कि जो हमने डेटा लिया है वो कम्प्लीटली मीनिंगफुल होना चाहिए, राइट कि हमें सिर्फ 1 से जो लेस देन है उसी पे वर्क करना है। जैसे सपोज आपकी कंपनी को 10 से ज़्यादा मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए, तो अब कंप्लीट रिकॉर्ड में लोवेस्ट में 2, 3 ये सभी तो आ सकते हैं, बट मीनिंगफुल क्या है जिनका 1 से लेस हो। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले फ़िल्टर लगा दिया है। सॉर्ट करना है वैल्यूज़ स्टॉक टर्नओवर के ऊपर, स्टॉक टर्नओवर एंड असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू डॉट हेड 10। सो ये हमारे पास आ जाता है टॉप 10 वेंडर्स, टॉप 10 लो इन्वेंट्री टर्नओवर वाले वेंडर। ओके, तो इनका इन्वेंट्री टर्नओवर 0.6 से 0.8 तक वेरी करता है। तो ऐसे वेंडर्स को आइडेंटिफाई करने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस वेंडर से हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और किस वेंडर से हमें कम प्रॉफिट मिल रहा है। नेक्स्ट रिसर्च क्वेश्चन, हाउ मच कैपिटल इज लॉग्ड इन अनसोल्ड इन्वेंट्री एंड विच वेंडर्स कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू इट। अब हमें ये निकालना है कि पहले तो कितना इन्वेंट्री सोल्ड हो चुका है एंड कितना इन्वेंट्री ऐसा है जो बचा हुआ है जो अनसोल्ड है, उसका डॉलर्स कितना है, कितना अमाउंट उसका बचा हुआ है, करेक्ट। एंड कौन से ऐसे वेंडर है जो उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल इंसाइट है अगर हम इसको निकाल लेते हैं, करेक्ट। कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये ऐसे वेंडर को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अनसोल्ड इन्वेंट्री वैल्यू करके एक कॉलम बनाया है जिसमें टोटल परचेज क्वांटिटी माइनस टोटल सेल्स क्वांटिटी किया है एंड मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस। ओके, कितना परचेज हुआ, कितना सोल्ड हुआ, मल्टीप्लाइड बाय कितना उसका प्राइस था। ओके, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, अनसोल्ड इन्वेंट्री वैल्यू, करेक्ट। और उसका अगर हम सम करेंगे तो कंप्लीट कैपिटल मिल जाएगा, दैट इज़ $2.7 मिलियन का जो कैपिटल है वो अभी तक अनसोल्ड है। टोटल कैपिटल तो पता चल गया, अब हमें वेंडर्स कैलकुलेट करना है। तो वेंडर्स के लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा है कि पहले तो हम ग्रुप बाय करेंगे वेंडर नेम पे और अनसोल्ड इन्वेंट्री वैल्यू को सम करेंगे, और जो टॉप 10 रहेंगे वो वेंडर्स ऐसे हैं जो इनमें कंट्रीब्यूट करते हैं। व्हाट इज़ द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ टॉप परफॉर्मिंग एंड लो परफॉर्मिंग वेंडर्स। अब इन दोनों ही वेंडर्स को पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टॉप परफॉर्मिंग वेंडर हैं एंड कौन से लो परफॉर्मिंग वेंडर हैं, और उनका प्रॉफिट मार्जिन का 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, करेक्ट, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे थ्रेशोल्ड सेट कर लिया है। टॉप परफॉर्मिंग वेंडर्स के लिए मैंने यहाँ पे सेल्स डॉलर पे क्वांटाइल सेट किया है। 75% से अगर ऊपर है तो वो टॉप परफॉर्मिंग वेंडर है, 25% से अगर लोअर है तो वो लो परफॉर्मिंग वेंडर है। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे फिल्टर आउट किया है टॉप वेंडर्स एंड लो वेंडर्स को बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड वैल्यू। ओके, जस्ट द मैंने ग्रेटर देन एंड लेस देन करके साइन बनाया है, प्रॉफिट मार्जिन को लेके आ रही हूँ मैं टॉप वेंडर्स और लो वेंडर्स के। तो यहाँ पे टॉप वेंडर्स हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, तो इसमें आपको टॉप वेंडर्स की प्रॉफिट मार्जिन आ जाती है एंड सेम फॉर द लो वेंडर्स। नाउ टू कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसमें ये डेटा एज एन इनपुट ले रहा है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल ये आप चेंज भी कर सकते हो 0.95। ओके, तो मीन वैल्यू पहले तो निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे हैं। अगर आपने मेरे स्टैटिस्टिक्स की वीडियो देखी होगी तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, करेक्ट। मार्जिन ऑफ एरर मैंने यहाँ पे निकाल लिया, टी क्रिटिकल निकाल लिया मैंने यहाँ पे, एंड इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमें मीन वैल्यू माइनस मार्जिन ऑफ एरर एंड मीन वैल्यू प्लस मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर क्या है, मीन से कितना ज़्यादा डेविएट हो रहा है, वही आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। ओके, सो लेट्स रन दिस। तो नाउ मैंने यहाँ पे प्लॉट करने का भी कोड लिख दिया है, टॉप मीन, टॉप लोअर एंड टॉप अपर। कॉन्फिडेंस इंटरवल में मैं यहाँ पे डेटा पास कर रही हूँ जो कि है टॉप वेंडर्स एंड लो वेंडर्स। ओके, तो इस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपर बाउंड की, लोअर बाउंड की फॉर द टॉप वेंडर एंड लाइक लो परफॉर्मिंग वेंडर। और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है जस्ट सिंपल। देन मैंने हिस्टोग्राम प्लॉट किया है फॉर द टॉप परफॉर्मिंग एंड लो परफॉर्मिंग वेंडर, और यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की है जस्ट फॉर द शोइंग कि कितना ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक कॉन्फिडेंस इंटरवल लाई करता है। ओके, सो नाउ यू कैन सी टॉप परफॉर्मिंग वेंडर का कॉन्फिडेंस इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है,
30.74 से 31.61 एंड लो परफॉर्मिंग का प्रॉफिट मार्जिन 40.48 से 42.62 है। यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग वेंडर का प्रॉफिट मार्जिन कम है, जबकि लो परफॉर्मिंग वेंडर्स का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। सेम आप इस चार्ट पे भी देख सकते हो, ये जो लाइन है यहाँ पे 40 के अराउंड ये आपको मिल जाता है फॉर लो परफॉर्मिंग वेंडर, रेड वाला लो परफॉर्मिंग वेंडर है एंड ब्लू वाला हाई परफॉर्मिंग वेंडर है। सो यहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर लो परफॉर्मिंग वेंडर्स इज 48% to 42%, दैट इज सिग्निफिकेंटली higher than the top performing vendor, correct? This suggests that vendor with lower sales tend to maintain higher profit margins, potentially due to premium pricing or lower operational cost, करेक्ट। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो लोअर परफॉर्मिंग वेंडर है, हो सकता है कि वो सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट ही बेच रहे हो, करेक्ट, क्योंकि उनकी प्रॉफिट मार्जिन को तो देखिए यहाँ तक लाई कर रहा है, बट टॉप परफॉर्मिंग वेंडर का लाइक 80% तक ही खत्म हो जा रहा है, करेक्ट। तो हो सकता है कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर इनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट हो वो कम हो, करेक्ट। फॉर हाई परफॉर्मिंग वेंडर इफ़ दे एम टू इम्प्रूव, यहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिखा है कि क्या कर सकते हैं, ओके। सो इफ़ दे एम टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी दे कुड एक्सप्लोर सेलेक्टिव प्राइस एडजस्टमेंट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और बंडलिंग स्ट्रेटजीज। And for low performing vendors, despite higher margin, their low sales volume might indicate a need for better marketing, competitive pricing और improved distribution strategies. तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट मार्जिन का कॉन्फिडेंस इंटरवल। नाउ द लास्ट वन इज, यहाँ पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने वाले हैं, दैट इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्रॉफिट मार्जिन बिटवीन टॉप परफॉर्मिंग एंड लो परफॉर्मिंग वेंडर, ओके। क्या ये जो डिफरेंस हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो हाई डिफरेंस है, क्या वो सिग्निफिकेंटली करेक्ट है या फिर नहीं? तो उसके लिए हमने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिया है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन प्रॉफिट मार्जिन ऑफ टॉप परफॉर्मिंग एंड लो परफॉर्मिंग वेंडर एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन। यहाँ पे मैंने सेम कोड लिख दिया है टॉप परफॉर्मिंग वेंडर एंड लो परफॉर्मिंग वेंडर को कैलकुलेट करने के लिए। देन टी टेस्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ओके। एंड देन लेट्स प्रिंट। अभी यहाँ पे हमें जो पी वैल्यू मिल रही है काफ़ी ज़्यादा लो है, दैट मीन्स देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्रॉफिट मार्जिन्स बिटवीन टॉप एंड लो परफॉर्मिंग वेंडर। So that is how you can do the complete analysis based on your business problem. यहाँ पे मैंने confidence interval भी यूज़ किया है, statistics भी यूज़ किया है, प्लस hypothesis testing भी यूज़ किया है, करेक्ट। इसके अलावा भी आप बहुत सारे टेस्टिंग कर सकते हो। इसमें ये डेटा काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी सारे रिसर्च क्वेश्चन बन सकते हैं, आप डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम भी ट्राई कर सकते हो, प्लस आप इसमें डिफरेंट टेस्ट ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट वी विल क्रिएट द पावर BI डैशबोर्ड बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस। सो दिस इज़ द पावर BI डैशबोर्ड दैट वी आर क्रिएटिंग, ओके। यहाँ पे आपको टोटल सेल्स देखने को मिल जाती है, टोटल परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट, अनसोल्ड कैपिटल जो हमने एनालिसिस में निकाला था, टॉप ब्रांड्स बाई सेल्स, टॉप वेंडर्स बाई सेल्स, परचेज कंट्रीब्यूशन, जो हमने डोनर चार्ट बनाया था वो, लो परफॉर्मिंग वेंडर्स एंड लो परफॉर्मिंग ब्रांड्स। तो इस तरीके से हमें ये डैशबोर्ड क्रिएट करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि मैंने ये डैशबोर्ड कैसे बनाया। तो हर एक विजुअलाइजेशन से हम 1 बाय 1 गो थ्रू करेंगे और उसमें क्या चीज़ें मैंने ऐड किया, क्या चेंजेस किए हैं, ये हम बात कर लेते हैं, ओके। कस्टमाइजेशन आप चाहो तो कैसे भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्लू ग्रीन करके इसका कुछ थीम रखा है ताकि ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड की तरह लगे, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वेंडर सेल्स समरी करके हमारे पास डेटा आ जाता है। इसको मैंने लोड किया है एज अ CSV फाइल। अगर मैं इसको क्वेरी में आपको दिखाऊँ, एडिट क्वेरी, तो जब आप CSV लोड करोगे तो ये 3 जो स्टार्टिंग के स्टेप है ये ऑटोमेटिकली आपका इंक्लूड हो जाएगा। फिल्टर्ड रो में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगाया है टोटल सेल्स क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0। जो सेकंड फिल्टर रो है वो ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमने पाइथन में एनालिसिस के वक्त क्लीनिंग किया था 10,000 रिकॉर्ड में से 8,000 रिकॉर्ड हम कुछ लेके आए थे और हमने 3 कंडीशन लगाई थी कि ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन शुड बी ग्रेटर देन 0, करेक्ट। तो ये थर्ड वाले में आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है, इट शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो ये 3 फिल्टर्स बस मैंने लगाया है एंड देन मैंने इसको अप्लाई कर दिया, क्लोज एंड अप्लाई, ओके। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे डेटा मिल जाता है। तो फर्स्ट वाले को हम देखते हैं विजुअलाइजेशन। फर्स्ट वाला विजुअलाइजेशन हमारा कार्ड विजुअलाइजेशन है। ये टॉप पे जितने भी KPI मैट्रिक्स आपको दिख रहे हैं ये सारे कार्ड विजुअलाइजेशन में आते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है कार्ड विजुअलाइजेशन, ओके। और यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया है, टोटल सेल्स को ऐड कर दिया है और उसका सम ले लिया है। तो कंप्लीट जो थ्रू आउट द ईयर कितना टोटल सेल्स हुआ है वो आ जाएगा और उसको रीनेम कर दिया मैंने टोटल सेल्स ब्रैकेट में डॉलर करके। कीप ऑल फिल्टर्स मैंने यहाँ पे ऑन रख दिया है। कुछ कस्टमाइजेशन ऐड किए हैं मैंने यहाँ पे, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। लाइक कलर किस जैसे कैटेगरी का जो कलर है वो ग्रीन रख दिया है। कॉल आउट वैल्यू मैंने यहाँ पे
ब्लू रखा हुआ है। ओके, तो ये कस्टमाइजेशन तो आपको पावर BI डैशबोर्ड अगर आता है तो ये सब आप खुद से भी कर सकते हो, करेक्ट। नेक्स्ट जो विजुअलाइजेशन है ये भी एक कार्ड विजुअलाइजेशन है जिसमें हमने टोटल परचेज डॉलर्स का सम लिया हुआ है। ओके, यहाँ पे हमने टोटल परचेज डॉलर्स का सम लिया है। यू कैन सी इट्स द सम। ग्रॉस प्रॉफिट अगेन हमारा क्या है, सम है। ओके, प्रॉफिट मार्जिन हमने एवरेज लिया है, ये प्रॉफिट मार्जिन है। सिंपल एक कॉलम ऐड करना है और उसके मैट्रिक को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे एवरेज है ये, तो एवरेज हो गया। अभी अनसोल्ड कैपिटल के लिए यहाँ पे हमने एक कॉलम बनाया है, एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है। ये कॉलम आप देख सकते हो कैसे मैंने डैक्स का यूज़ करके क्रिएट किया है। तो वेंडर सेल समरी में से टोटल परचेज क्वांटिटी हमने लिया है, अगेन वेंडर सेल समरी में से टोटल सेल्स क्वांटिटी लिया है, मल्टीप्लाई किया है हमने परचेज प्राइस से। तो इस तरीके से हमारा एक अनसोल्ड कैपिटल करके कॉलम ऐड किया है हमने। ये पहले से हमारे डेटा में नहीं था, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख के ही ऐड किया है। ओके, अगर आप डेटा मॉडल में देखो तो यहाँ पे ये जो अनसोल्ड कैपिटल है ये हमने इस तरीके से डैक्स का यूज़ करके ऐड किया है। और डैक्स यूज़ करना तो आपको आता होगा, न्यू कॉलम आप क्रिएट कर सकते हो, न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यू टेबल अगेन क्रिएट करूँ तो यहाँ पे कॉलम ऐड हो जाता है और उसके आगे आप जो भी फॉर्मूला लगाना चाहते हो वो फॉर्मूला लिख सकते हो। कि फॉर एग्जांपल आपकी कुछ एग्जिस्टिंग फीचर है उसमें से कोई नया फीचर बनाना हो, जो कि मैंने अनसोल्ड कैपिटल के लिए किया। ठीक है, तो ये अनसोल्ड कैपिटल हमारा आ जाता है। अनसोल्ड कैपिटल का भी मैंने यहाँ पे सम ले लिया। तो इस तरीके से ये टॉप 5 KPIs हमारे बन के क्रिएट हो गए हैं। इसके अलावा भी आप चाहो तो काफ़ी सारे विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो, 2-3 पेज ऐड कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा डेटा है, बहुत ही अच्छा बिजनेस प्रॉब्लम है और बहुत सारे विजुअलाइजेशन इसमें क्रिएट हो सकते हैं। बट सिर्फ जितने ज़रूरी हैं मैंने फ़िलहाल के लिए सिर्फ उतने ही डाले हैं। इस डैशबोर्ड को भी आप और एडवांस में भी बना सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशन डाल के। सो परचेज कंट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं। तो परचेज कंट्रीब्यूशन का अगर आप फिगर देखो यहाँ पे, और यहाँ पे हमें टॉप 10 जो वेंडर्स हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन है वो दिखने को मिल जाता है। अब ये किस पे हमने बनाया है, परचेज कंट्रीब्यूशन करके एक टेबल, न्यू टेबल हमने क्रिएट किया है। परचेज कंट्रीब्यूशन करके हमने एक न्यू टेबल क्रिएट किया है जहाँ पे हमने समराइज़ किया है पहले तो वेंडर सेल समरी को, और वेंडर सेल समरी में से हमने वेंडर नेम लिया है, टोटल परचेज डॉलर और सम ऑफ वेंडर सेल समरी। ओके, तो इस तरीके से हमारा एक समरी टेबल बन के क्रिएट हो जाता है। ये न्यू टेबल है, हमने वेंडर सेल समरी में कोई नया कॉलम नहीं ऐड किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे राइट में कि एक नया टेबल हमने क्रिएट किया है। ओके, दिस इज़ द न्यू टेबल। ओके, और ये इस तरीके से हमने इसका डेक्स लिखा है, सिंपल। तो जो हमने टेबल क्रिएट किया है उसमें फाइनल कॉलम्स क्या रहते हैं, वेंडर नेम रहता है, टोटल परचेज डॉलर रहता है एंड कंप्लीट टोटल परचेज डॉलर का सम रहता है। ओके, लेट्स सी इन द डेटा मॉडल। तो इस तरीके से वेंडर नेम, टोटल परचेज डॉलर और ये परचेज कंट्रीब्यूशन करके हमने एक कॉलम बनाया है जो कि आप देख सकते हो, टोटल परचेज डॉलर डिवाइडेड बाय सम ऑफ परचेज कंट्रीब्यूशन टोटल परचेज डॉलर इंटू 100। ये सेम फार्मूला हमने पहले भी देखा हुआ है। अगर आप देखो तो जो भी मैं विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रही हूँ ये सब कहाँ से आ रहा है, जो भी हमने पाइथन एनालिसिस किया है। तो नॉर्मली कंपनीज़ में भी हम ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले हम डैशबोर्ड नहीं बनाते हैं, पहले हम पाइथन में एनालिसिस करके देख लेते हैं कि कौन सा एनालिसिस मीनिंगफुल है, उसको प्रेजेंट करते हैं अपने मैनेजर के सामने, क्लाइंट्स के सामने। अगर उनको सही लगता है तो वो विजुअलाइजेशन हम डैशबोर्ड में ऐड करते हैं, करेक्ट। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे परचेज कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख रखा है ये सब। तो न्यू कॉलम मैंने ऐड किया था परचेज कंट्रीब्यूशन के लिए और उसी पे ये ग्राफ बना है। तो ये क्या है, डोनट चार्ट है आपका। लेजेंड में मैंने वेंडर नेम्स को ऐड किया है। ओके, सम ऑफ परचेज कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ जाता है वैल्यूज़ के अंदर, एंड थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन ऐड किया है ताकि वैल्यूज़ दिखे। ओके, टॉप वेंडर्स बाय सेल्स एंड टॉप ब्रांड्स बाय सेल, ये दोनों चार्ट भी मैंने सेम टाइप के ही बनाए हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वेंडर सेल समरी पे बना हुआ है, वेंडर नेम एंड टोटल सेल्स डॉलर्स, इस तरीके से ये क्रिएट हो गया है। सिंपली वाई एक्सिस पे मैंने वेंडर नेम ले लिया है एंड टोटल सेल्स डॉलर यहाँ पे ले लिया है। इसका भी हमारे पास समीशन है, सम। ओके, करेक्ट। सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे ब्रांड वैल्यू भी ले लिया है। तो ये विजुअलाइजेशन हमारा इस तरीके से सिंपली क्रिएट हो जाएगा। नाउ कम्स द लो परफॉर्मिंग वेंडर्स। लो परफॉर्मिंग वेंडर्स के लिए मैंने यहाँ पे अगेन एक टेबल क्रिएट किया है। ओके, लेट्स सी द टेबल। तो लो परफॉर्मिंग वेंडर, लो टर्नओवर, एक तरीके से टर्नओवर जिनका कम है वो है लो परफॉर्मिंग वेंडर्स। ओके,
सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है फिल्टर्ड डेटा इक्वल्स टू फिल्टर, जिसमें मैंने वेंडर सेल समरी लिया है। वेंडर सेल समरी में से स्टॉक टर्नओवर दैट इज़ लेस देन 1, जो कि हमने फर्स्ट कंडीशन लगाई थी जब हम पाइथन में एनालिसिस कर रहे थे, स्टॉक टर्नओवर शुड बी लेस देन 1। उसके बाद उसी को हमने समराइज़ किया है फिल्टर्ड डेटा को, और वेंडर सेल समरी में से वेंडर नेम लिया है, एवरेज स्टॉक टर्नओवर लिया है, ये एज अ नेम रखा है हमने किसके लिए, फॉर दिस कॉलम, एवरेज ऑफ वेंडर सेल समरी एंड स्टॉक टर्नओवर। ओके, हमने ग्रुप बाई किया था और स्टॉक टर्नओवर पे मीन लिया था। तो जो सबसे लीस्ट परफॉर्म कर रहे थे, जो लास्ट के 5 थे, 10 रिकॉर्ड्स हमने शो किया था, बट यहाँ पे डैशबोर्ड के लिए हम सिर्फ टॉप 5 रिकॉर्ड्स ही शो कर रहे हैं जो कि सबसे कम टर्नओवर रखते हैं। तो इस तरीके से हमने ये अलग से एक टेबल क्रिएट किया है यूजिंग डेक्स। और सिंपली मैंने यहाँ पे फनल चार्ट का यूज़ किया है, कैटेगरी में सेम वेंडर नेम रखा है एंड वैल्यूज़ में एवरेज स्टॉक टर्नओवर। ओके, और फिल्टर्स में यहाँ पे लगा दिया है मैंने कि ये बॉटम के 5 रिकॉर्ड्स दिखाएं। ओके, टॉप एंड शो आइटम्स बॉटम एंड 5। तो ये सब तो चीज़ें आपको आती ही होंगी। ओके, जस्ट मैं आपको गो थ्रू करा दे रही हूँ कि डैशबोर्ड कैसे बनेगा। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कंप्लीट जिप फाइल मिलेगी आपको, जिसमें पाइथन, सीक्वल और डैशबोर्ड सब चीज़ की फाइल एक जगह आपको मिल जाएगी। एंड देन कम्स द लो परफॉर्मिंग वेंडर। अभी लो परफॉर्मिंग वेंडर के लिए भी मैंने यहाँ पे न्यू टेबल बनाया है। यू कैन सी समराइज वेंडर सेल समरी। इसमें से हमने डिस्क्रिप्शन लिया है, डिस्क्रिप्शन दैट इज़ द ब्रांड नेम। ओके, एंड देन टोटल सेल्स में हमने लिया है सम ऑफ टोटल सेल्स डॉलर, एवरेज प्रॉफिट मार्जिन। तो ये भी हमने कहाँ किया हुआ था, जो ग्रुप बाई किया था पाइथन में, सेम चीज़ ही है, उसके लिए अलग से हमने टेबल क्रिएट किया है। देन मैंने यहाँ पे टारगेट ब्रांड करके कॉलम बनाया है, जो कि हमें आइडेंटिफाई करना था बेस्ड ऑन सम थ्रेशोल्ड वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमने टोटल सेल्स जिसका लो रहेगा लाइक 15% से कम, एंड प्रॉफिट मार्जिन जिसका 85% से ज़्यादा रहेगा, वैसे हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया कि अगर टोटल सेल्स लेस देन एवरेज थ्रेशोल्ड वैल्यू है और प्रॉफिट मार्जिन ग्रेटर देन एवरेज थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो फिर वो टारगेट ब्रांड है, वरना नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हमने इफ़ कंडीशन भी लगाई है। तो हमारे यहाँ पे ये टेबल क्रिएट हो जाता है, एंड हमने इसमें स्कैटर प्लॉट का यूज़ किया है। दिस इज़ द स्कैटर चार्ट। वैल्यूज़ में हमने डिस्क्रिप्शन ले लिया है ब्रांड नेम्स। ओके, तो जैसे जैसे आप माउस ओवर करोगे इसमें आपको ब्रांड नेम्स की वैल्यू भी मिल जाएगी, और टोटल सेल्स में आपको सम ऑफ द टोटल सेल्स मिल जाता है। करेक्ट। अभी फिल्टर्स में अगर आप देखो तो जस्ट फॉर द विजुअलाइजेशन सेक हमने वहाँ पे भी क्या किया था, टोटल सेल्स को लिया था लेस देन $1000, तो हमने यहाँ पे टोटल सेल्स इज़ लेस देन $1000 लिया है। ओके, इसके अलावा और कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है, सब कुछ ऑल है, इसके अलावा और कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है। तो दैट इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो, सो दैट इज़ हाउ ये डैशबोर्ड हमने क्रिएट किया है यूजिंग बेसिक विजुअलाइजेशन बट कॉम्प्लेक्स डेक्स। ओके, तो इस तरीके से आपका ये डैशबोर्ड क्रिएट हो जाता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द पावर BI डैशबोर्ड। नेक्स्ट लेट्स सी कि मैंने रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं और किस तरीके से उसके इनसाइट को प्रेजेंट किया है। जो समरी स्टैटिस्टिक्स टेबल हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है, एंड जो हिस्टोग्राम प्लॉट किया था उसका स्क्रीनशॉट लगाया है। देन जो हमने सेम जो इनसाइट्स लिखे थे उसी को मैंने थोड़ा और एडिशन करके यहाँ पे ऐड किया है। आउटलायर्स डिटेक्टेड बाय हाई स्टैंडर्ड डिविएशन, आउटलायर्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, एंड देन अबाउट फ्राइट कॉस्ट, स्टॉक टर्नओवर, डेटा फिल्टरिंग में क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म किए वो भी मैंने लिखा है यहाँ पे। टू एनहांस द रिलायबिलिटी ऑफ द इनसाइट्स वी रिमूव्ड इनकंसिस्टेंट डेटा वेयर दिस। ओके, दीज आर द कंडीशंस। एंड कोरिलेशन इनसाइट सेम अगेन मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है, एंड जो भी मैंने वहाँ पे पॉइंट मेंशन किया था नोटबुक में सेम उसको एक हेडिंग के साथ मैंने, एक सब हेडिंग के साथ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। देन रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में आ जाते हैं। तो रिसर्च क्वेश्चंस में भी ब्रांड्स फॉर प्रमोशन और प्राइसिंग एडजस्टमेंट, ये सारे ब्रांड्स हैं। यहाँ पे मैंने शो किया है कि 198 ब्रांड्स हैं दैट एग्जिबिट लोअर सेल्स बट हायर प्रॉफिट मार्जिन्स। ओके, फिर यहाँ पे मैंने उसको एज अ विजुअलाइजेशन शो किया है। देन सेकेंड रिसर्च क्वेश्चन, टॉप वेंडर्स बाय सेल्स एंड परचेज कंट्रीब्यूशन, उसके बारे में मैंने कुछ इंसाइट्स लिखा है और उसका स्क्रीनशॉट ऐड किया यहाँ पे। इम्पैक्ट ऑफ बल्क परचेजिंग ऑन कॉस्ट सेविंग, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं लिखा है, उसका एक हेडिंग बना के लिखा है इम्पैक्ट ऑफ बल्क परचेजिंग। ओके, टॉप वेंडर्स बाय सेल्स, सो यहाँ पे हमें टॉप वेंडर्स बाय सेल्स मिल जाता है। आइडेंटिफाइंग वेंडर्स विथ लो टर्नओवर, लो इन्वेंट्री टर्नओवर। ओके, तो ये कंप्लीट रिपोर्ट मैंने क्रिएट किया है आउट ऑफ आवर एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन डिफरेंसेस
एंड फाइनल रिकमेंडेशन देख लेते हैं हम. So re-evaluate pricing for low sales, high margin brands to boost sales volume without sacrificing profitability. Okay. Next है diversify vendor partnerships to reduce dependency on a few suppliers and mitigate supply chain risk. Leverage bulk purchasing advantages to maintain competitive pricing while optimizing inventory management. Optimize slow moving inventory by adjusting purchase quantities, launching clearance sales, or revising storage strategies. Enhance marketing and distribution strategies for low performing vendor to drive higher sales volume without compromising profit margins. Last, by implementing these recommendations, the company can achieve sustainability profitability. The company can achieve sustainable profitability, mitigate risk and enhance overall operational efficiency. तो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट रिपोर्ट क्रिएट की है. चाहो तो आप इसमें डैशबोर्ड भी ऐड कर सकते हो, बट डैशबोर्ड हम अलग से देते हैं और डैशबोर्ड की रिपोर्ट अलग से बनती है. ओके, इसी में आप डैशबोर्ड का भी इंसाइट्स ऐड कर सकते हो. ये हो गया रिपोर्टिंग एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस कंपनी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट. आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, किस तरीके से कंपनीज़ में वर्क होता है, किस तरीके से हम बिज़नेस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम रिसर्च क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. प्लस अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को किस तरीके से हम रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं या फिर पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.